अपने प्रोडक्ट को की ट्रेडिंग कर सकते हैं, या कोई भी बायर है वहां से हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो उसका मैंने एक बताया था छोटा सा, एक ये भी बताया था कि एक B2C भी होता है, मतलब कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। वो मैं थोड़ा सा और वहां से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? ये मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही। या आप दिख रही है सभी को? या यस नाउ सर। इट्स। यस सर। ओके, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा अगर जो कल का मैं थोड़ा सा काम पे ला रहा हूँ, तो मामूली सा एक वो एक ओवर भी दे रहा हूँ जो कल मैंने बताया था। मैंने कल बताया था कि जैसे ये ई कॉमर्स क्या होता है, कि जस्ट लाइक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और बायर वहां से बाय कर सकते हैं। और टाइप ऑफ बिजनेस ई कॉमर्स कौन कौन से होते हैं? B2C, B2B। B2C का मतलब बिजनेस तो अपन किसी कस्टमर को दे रहे हैं, जैसे अमेजन से कोई खरीदता है, अपन लोग खरीदते हैं, उसको B2C कहते हैं। कि मतलब किसी बिजनेसमैन से या बिजनेस अथॉरिटी से हमने ये अपना प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसको अपन कहते हैं B2C। B2B में मतलब हम किसी, हमारा भी बिजनेस है और हम किसी दूसरे बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक डीलर। कि जैसे कि जो सैमसंग फोन और ये जितने भी बड़े फोन होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, वो किसी डीलर को सप्लाई करती है, तो डीलर एक बिजनेसमैन है, वो अपने यूज के लिए तो खरीद नहीं रहा है, वो भी सेल करना चाहेगा आगे। तो वहां पे बिजनेस टू बिजनेस हो गया वो कॉन्सेप्ट, के बिजनेस टू बिजनेस में जा रहे हैं वो। ठीक है। B2G मतलब B2G क्या रहता है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के लिए सप्लाई करना चाहता है, तो उस केस में हम कहेंगे इसको बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है। तो ऐसे ही C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, कोई कस्टमर से, अगर कोई बिजनेसमैन कस्टमर से प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, सेल कर रहा है, तो अपन कहेंगे C2B। है ना? अब छोटा सा आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि B2G वाला क्यों कॉन्सेप्ट आया? पहले नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन अब काफी ये आ गया है। B2G क्यों रहता है? क्योंकि अब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये आपको एक दिखाया था, कहाँ है ये एक जेम सर्टिफाइड, ये, यस, ये जो पैनल है, ये जेम का है। इसको कहते हैं जेम पैनल। जैसे अपने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये जितने हैं ना, ये सारे बायर प्लेटफॉर्म है। ये जेम पोर्टल है, इसको अपन कहते हैं जेम। ये है जेम पोर्टल, किसके लिए रहता है ये वाला? ये गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल है। इसको कह सकते हैं अपन, जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। यानी कि ये जेम इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कोई बॉडी है, वो अगर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहती है ऑनलाइन, तो वो लोग परचेज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा बस दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वो पैनल, क्योंकि यहाँ पे बस वो कॉन्सेप्ट आया है, तो बस मैं बस आपको केवल ऊपर से उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। जैसे आप इस पे जाएंगे और इस पे GEM.gov.in, ठीक है। या देखिए, ये आपको पोर्टल दिख रहा है, ये जेम पोर्टल है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जेम बनाने की जरूरत क्या थी? ये अपन के अमेजन, फ्लिपकार्ट थे ये सब, तो ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो इसका यूज ये रहता है कि इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल रहेगा, इसमें बाय ये कोई भी प्रोडक्ट, मतलब बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। सॉरी, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? जी। जी जी, बताइए। क्या सब्जेक्ट है ये? ये सर ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स मास्टरी का। अच्छा अच्छा। जी। कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो आप। जी। ठीक, ओके, थैंक यू। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इसमें ना जो ई कॉमर्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का बनाने की जरूरत क्या थी B2G वाला? तो देखिए, जेम पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है ये वाला। ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है कि अब जितने भी यहाँ पर, बस अंतर ये है अमेजन और फ्लिपकार्ट में और इसमें, कि आप अमेजन से आप नॉर्मल पर्सन भी खरीद सकते हैं, कोई भी पर्सन खरीद सकता है अपने प्रोडक्ट को। बट जो जेम वाला है पोर्टल, इसमें केवल और केवल जो गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वही प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, नॉर्मल अपन लोग नहीं कर सकते ये। या तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस है, मिलिट्री है, या मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट कोई बॉडी है ना, तो वो परचेज कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बायर हैं,
है ना, वो इससे परचेज नहीं कर सकते कुछ भी। हेलो। ठीक है जी। कहाँ से हो आप? जी सर, आप अ, मैं समझ नहीं आपका क्वेश्चन क्या है इस चीज में। सर क्वेश्चन तो ये है, आप हो कहाँ से? भोपाल से। अरे सर, मेरा मामा रहा करे वहाँ। क्या सर? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको मेरी मजबूरी है कि मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। तो आपका नाम क्या है? ठीक है, सॉरी, वो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, सॉरी फॉर दैट। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। देखिए, अब आपने ये देखा कि मैंने बताया है कि जो ये B2G का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आ गया है सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या है ना, अब ये जो अलाउ किया गया है कि ये जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट से परचेज कर नहीं सकते। अब क्या है, उनको जेम पोर्टल के ऑनलाइन ही उनको ऑर्डर करना पड़ेगा यहाँ पर, जेम पोर्टल से। और इसमें नॉर्मल बायर नहीं परचेज कर सकते। इसमें केवल और केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी ही इसमें इसमें यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये जेम है ना, वो केवल गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ना, और ये B2G में आता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट में। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। जी, ओके। नाउ, अब कंसर्न आगे एक आएगा। इसमें क्या है कि जो मैंने कल ये भी बताया था कि इनको ही क्यों चूज करते हैं अपन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जबकि ये तो अपन से 15 से 20% तक कमीशन लेते हैं कई बार। मतलब अगर अपन देखें कि 15 से 20% कमीशन का मतलब, अगर आपने 1 लाख का सामान बेचा है, सेल किया है, तो आप मान के चलिए लगभग आपका 20 हजार का तो इनको कमीशन देना पड़ेगा, है ना। तो एक अपन ये कहें कि फिर नहीं जाए तो अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जो मैंने कल बताया था, एक लार्ज कस्टमर बेस है इनके पास मतलब काफी कस्टमर्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनके पास वेराइटीज और प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, कि जैसे कि सपोज दैट अगर आपको शूज लेने हैं तब भी आप अमेजन पे जाना चाहेंगे, आपको रेफ्रिजरेटर भी देखना है तो आप भी इस पे ही जाएंगे, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई कॉस्मेटिक, या कुछ भी आप परचेज करना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक कोई सा भी आइटम, तो आप अमेजन को अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वेराइटीज है बहुत प्रोडक्ट की, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को कंटिन्यू सर्च करते रहते हैं कि उसको ये चाहिए, तो उस हिसाब से ये अपने जो वेराइटीज हैं, कैटेगरीज को बढ़ाता जाता है, इंक्रीज करते जाते हैं अमेजन। ठीक है। इनका ग्लोबल एक्सपेंशन का मैंने बताया था कि जैसे अमेजन इंडिया में भी, अमेजन USA में भी है, तो हम यहाँ पे ग्लोबली भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी सेल कर सकते हैं। सिक्योर पेमेंट्स का मतलब है, और सिक्योर पेमेंट का मतलब है कि सिक्योर पेमेंट का मतलब क्या रहता है कि जैसे कि ये इनके खुद के, जैसे अमेजन है, इनका खुद का पेमेंट गेटवे है। तो इसमें क्या है, कोई भी कैसे भी पेमेंट से, आपके किसी भी क्रेडिट कार्ड या किसी चीज से रिलेटेड आपके पेमेंट से धोखा नहीं हो सकता। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता था, मैंने कल भी दिया था, कि जैसे आपने सुना होगा कि कभी प्रोडक्ट मिस हो गया, कभी आईफोन बुलाया, आईफोन की जगह पत्थर निकली, साबुन निकला। ये हो सकता है क्योंकि ये डिलीवरी इश्यू हो सकता है, बीच में डिलीवरी बॉय निकाल सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेजन ने गलत तरीके से पेमेंट काट लिया या वापस नहीं किए उन्होंने, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। तो उनका पेमेंट गेटवे बहुत सिक्योर है ना। और एक स्ट्रेस फ्री फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मैंने बताया था, फुलफिलमेंट का मतलब है आपके पास ऑर्डर आए, और ऑर्डर आने से लेकर के आप किसी सिटी में ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हैं, है ना, बायर तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फुलफिलमेंट। ओके। कस्टमर ट्रस्ट, ये मैंने बता ही दिया था कि कस्टमर को बिलीव है अमेजन पे, डेफिनेटली बिलीव है। मतलब अगर मेरे से कोई कहे कि सैमसंग की कोई वॉशिंग मशीन है, या कोई भी किसी, मतलब मैं सैमसंग का रेफ्रिजरेटर खरीदना चाह रहा हूँ, और सैमसंग मेरे को ऑफर करके 9 हजार में दे रहा हूँ, वेबसाइट से ले ले हम मैं उनकी वेबसाइट से ले लूँ, और एक अमेजन दे रहा है मेरे को 10,000 में, तो आई विल प्रिफर अमेजन।
क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि 7 दिन तक अगर कोई प्रॉब्लम आई रेफ्रिजरेटर में तो अमेजन उस चीज के लिए डील करेगा, मैं वापस कर सकता हूँ। या मतलब कोई इश्यू आएगा परचेज से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली अमेजन को कांटेक्ट करूंगा, अमेजन उसको करेगा। और मैंने एक चीज और बताई थी, एक पॉइंट हाईलाइट हुआ था कि मैंने बताया था अमेजन इनको चूज करना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि देखो मैं तो काफी टाइम से वर्क कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं वहां पे करता हूँ, उनके मतलब उनके पोर्टल पे मैंने वर्क किया है। आई एम जस्ट सेइंग कि उनके पास करोड़ों कस्टमर है इंडिया में, और अगर ग्लोबली देखें बहुत कस्टमर है उनके पास, मतलब मिलियंस ऑफ कस्टमर है ना। जो कई कस्टमर तो ऐसे हैं करोड़ों के जो डेली परचेज करते हैं वहां से। बट एक चीज है अमेजन में कि आप अगर वहां से कोई भी आप न्यू बायर हैं और आप जाकर के एक बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आपका एक्सपीरियंस खराब होता है, तो एक एक्सपीरियंस खराब होने से भी अमेजन उसको किसी भी हाल में आपके एक्सपीरियंस को खराब नहीं होने देना चाहेगा। भले आप एक है, उनके पास करोड़ों का बेस है, बेस कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर हैं, लेकिन अगर एक कस्टमर भी खराब हो रहा है उनका, जैसे आप उससे डिसाइड मतलब आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं, वो नहीं चाहेगा कि आप डिसअपॉइंट हो। एक कस्टमर को भी लेके चलते हैं, उनके लिए एक कस्टमर भी वैल्यूएबल होता है। इन द सेंस क्या है, इससे क्या होता है कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ता है। आप देखना कभी कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, कभी भी आप कुछ भी, कभी जैसे आपका मटेरियल में प्रॉब्लम आ गया, आप कितना भी सुना लीजिए, वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे, है ना। ये तो चलिए मान लेते हैं कस्टमर केयर का है, लेकिन वहां पे क्या है, उन्होंने जब वो आपका मेल वो बताना पड़ता है कि किस के रिगार्डिंग है ये प्रोडक्ट से, थोड़ा उनको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो उस चीज को वो नोट करते हैं वहां। मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये चीज कैसे होती है, आगे आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे जो मैंने बताया है कि आपका प्रोडक्ट अगर आपके पास खराब आया और आपने ऊपर कंप्लेन किया, तो उसका अमेजन किस तरीके से डील करता है और आपकी सर्विसेज के लिए वो सेलर या मैन्युफैक्चरर पे कितना अच्छे से प्रेशर बनाता है। भले 1000 में से 1 प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो भी नहीं सुनते वो लोग। उनके लिए ये आप प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, एकदम ओके प्रोडक्ट होना चाहिए। सो ये कस्टमर ट्रस्ट तक की बात है। आप इसको और आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब इनकी मैट्रिक्स आएगी वहां पर आपको सारी चीज पता चलेगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और ऐसा इसलिए है, तो आपको और ज्यादा इसमें क्लियरिटी आएगी। अब नाउ मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी इस पे प्रोडक्ट पे आना चाह रहे हैं, मतलब Amazon.in और किसी पे ई कॉमर्स पोर्टल पे आना चाह रहे हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है एक अपना जीएसटी सर्टिफिकेट। ये तो सभी जानते हो, मैंने कल बताया था रेगुलर टैक्स पेयर और एक हमारे एक रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है ना। और एक और होते हैं जिनका मैंने कल बताया था, एक नॉर्मल होते हैं और मतलब मेरे को याद आ जाएगा, मैं भी बता दूंगा, है ना। Composite. हाँ हाँ, कंपोजिट कंपोजिट सॉरी, कंपोजिट टैक्स पेयर होते हैं। तो कंपोजिट को अलाउ नहीं है अमेजन पे सेल करना, है ना। तो अगर आपके पास कभी भी आप जीएसटीएन बनाए, तो अगर कोई सीए गलती से बना रहे हो तो आप उनको पहले ही बता देना कि आप अगर ई कॉमर्स पे करना चाह रहे हैं तो आपका रेगुलर टैक्स पेयर ही होने चाहिए आप, है ना। पैन कार्ड लगेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर जीएसटीएन बने तो पैन कार्ड होगा ही आपके पास, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट। जो बिजनेस के लिए जो अकाउंट खोलते हैं वो सारे करंट अकाउंट होते हैं, है ना। तो ये वाले अकाउंट हो गए, है ना। अब एक जो आज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो बस अच्छा टॉपिक भी है और एक जानने के लिए भी है, एक जनरल अवेयरनेस में भी अपन डाल सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं जीए के लिए कि ये एक अच्छा टॉपिक है ये वाला। इसी में आगे बढ़ रहे हैं तो अपन, देखिए अब क्या है कि सपोज दैट कि देखिए अब है क्या है इसमें, इंडिया में प्रोडक्ट सेल करने के लिए जीएसटीएन होना चाहिए, है ना। जीएसटीएन क्यों होना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट आपको टैक्स लगेगी। आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। सर यहाँ लेकिन क्वेश्चन है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स तो ले रही है, मतलब जीएसटी तो ले लेती है गवर्नमेंट, हाँ उसके हाँ साथ हमारी इनकम होगी उस पर भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट? हाँ, वो आईटीआर में आता है, वो एक आईटीआर का पार्ट होता है। मतलब वो भी लेगी जो जीएसटी बनेगा और उसके अलावा इनकम टैक्स भी रहेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जीएसटी तो ये प्रोडक्ट पे हुआ है, जो आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है ना, उसके ऊपर उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया है। उन्होंने बोला है हमने गुड्स पे लिया है। अब वो आईटीआर अलग हो गया, वो आपकी इनकम पे ले रहे हैं कि आपकी ओके। कितनी इनकम हुई है, वो एक अलग हो जाएगा। ओके। ओके।
तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। अब अगर मैं इन द सेंस अगर आपको बताऊं कि जैसे कि मैं कोई एक सेलर हूँ है ना। और मैं अपने कोई ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बायर है जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, ठीक है। और मैं इस प्रोडक्ट को, ये वाला प्रोडक्ट है और ये मैंने क्या किया, ये बायर को मैं सेल कर रहा हूँ है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप एक काम करो, ये आप ये सेलर हो, ये आपने बायर को भेजा है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आपने जितने का भेजा है तो आपका ये प्रोडक्ट 18% की जीएसटी में आता है, ठीक है। ये 18% की जीएसटी लगेगी इस पे, है ना। तो आपने 100 का प्रोडक्ट बेचा है तो आप 18 रुपए आप हमको पे कर दीजिए, ठीक है। ये कौन करेगा? सेलर, है ना। और ये सेलर 100 रुपीज मतलब 18 रुपए लेगा किससे? बायर से, क्योंकि बायर पूरे 100 रुपीज का पेमेंट कर रहा है यहाँ पर सेलर को। तो सेलर बायर के बिहाफ पर यहाँ पर गवर्नमेंट को 18 रुपए पे कर रहा है, यानी कि उसको अपन कह सकते हैं जीएसटी, ठीक है। ये हो गया जीएसटी पे किया है, ओके। अब अगर अपन कहें कि जीएसटी का मतलब एक्चुअल क्या होता है, जीएसटी का मतलब, सॉरी मैंने ये एक मिनट, वो मैंने जीएसटी लिख दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी, ठीक है। ये जीएसटी है, ठीक है। और यहाँ से मैं सेलर हूँ और ये मेरे बायर की तरफ से गया है, ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये किसी ये बायर पे है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को मैंने ये लेकर के ये बायर को सेल किया है, ठीक है। ये सपोज दैट इसका प्राइस था 100 रुपीज जो बायर ने पे किया है मेरे को, ठीक है। इस पे 18% की जीएसटी का लाइबिलिटी लगाई हुई है गवर्नमेंट ने कि भैया 18% टैक्स देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये बायर तो मेरे को पूरा 100 रुपीज दे रहा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 18 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा इस प्रोडक्ट के एज ए टैक्स, ठीक है। 18 रुपए, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि जीएसटी का मतलब क्या है? देखो जीएसटी का मतलब अगर देखें तो ये है सीधा सीधा कि गवर्नमेंट आपको किसके नाम से पहचानेगी, आपको सेलर के नाम से नहीं पहचान रही है। कि आपका नाम जैसे मेरे जैसे नाम, जैसे मेरा अमेजस ब्रांड है ना। या जैसे आपके जो कोचिंग है एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है ना। तो अब ऐसा है कि अगर वो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से पहचानेंगे वो लोग, है ना, जो गवर्नमेंट, तो ऐसे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है कि कोई दूसरा भी ओपन कर सकता है किसी अदर स्टेट में या किसी अदर सिटी में, है ना। तो नाम के हिसाब से नहीं कर सकते हैं वो। तो इसके लिए वो एक नंबर असाइन करते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी को। जैसे सेल है तो इसके नाम से कोई एक जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी नंबर, ठीक है। अब हो सकता है जैसे आपका ये जैसे यूपी में चलता है 09 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे दिल्ली में कुछ नंबर से स्टार्ट होगा और एक जीएसटी नंबर बनेगा पूरा। तो उस नंबर से पहचाना जाएगा कि ये आपका अकाउंट है, आपका जीएसटी नंबर वो इस सेलर का है और उसकी पूरी डिटेल गवर्नमेंट के पास होगी और उसके जीएसटी नंबर के हिसाब से आप यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, ठीक है। इन द सेंस कि आपको अगर अमेजन पे सेल करना है, किसी भी प्रोडक्ट पे सेल करना है, तो आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। और टैक्स तो अगर आप पे करेंगे तो आप डायरेक्टली नहीं पे कर सकते, उसके लिए आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर या गुड्स एंड सर्विस सर्टिफिकेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है। ये नंबर होना चाहिए तभी तो आप पे कर पाएंगे। तो यानी कि सबसे पहला रूल ये आ गया कि आपके पास ये जीएसटी नंबर होना ही कंपलसरी है, दिस द मैंडेटरी, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये और आएगा कि भैया अब कि जैसे कि सपोज दैट मैं ये तो अप्लाई कर दिया कि भैया आपको जीएसटी पे करना ही है ना, प्रोडक्ट सेल किया तो पे ही करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको कैसे लागू किया जा सकता है कुछ केसेस में, जैसे सपोज दैट फार्मर है ना, कोई फार्मर है ना, या कोई भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसे पर्सन है कि जिनका घर पे ही कुछ प्रोडक्ट को वो बनाते हैं, जैसे मास्क है वो घर पे ही बनाते हैं, या कोई जैसे सिलाई सेंटर है किसी का, है ना। तो वो बनाते हैं, अगर वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करेंगे, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई फार्मर है, अपने यहाँ खेती की उसने, और उसने ये मार्केट में सेल करने जा रहा है। तो वो कैसे करेगा, वो उन चीजों को कैसे कर सकता है, वो कैसे मतलब उस, एक तो वो पहले अच्छे से मेहनत करे पूरी, है ना, फील्ड में ये खेती करे, फिर उसके बाद जब वो फसल आएगी उसको वो फिर किसी मतलब किसी जगह सेल करने के लिए गया किसी मंडी में। तो मतलब ये एक उसके लिए एक का काम होता है। और साथ में अब अगर वो उसके साथ में ये फॉर्मेलिटी भी करे कि भैया मैं तो, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जीएसटी सर्टिफिकेट भी बनाना है, फिर जीएसटी भी पे करना है, कितना कितनी फसल हुई है ये सब।
तो एक बहुत हेक्टिक हो जाएगा, और एक हर कोई फार्मर इसमें कोई भी नहीं कर पाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई फार्मर अगर ये इतना करेगा कि जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाए फिर सेल करे ये सब, तो उस जगह पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्राइसिस आने हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी काफी लोगों को, है ना। फार्मर इन चीजों में नहीं पड़ पाएगा ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि कोई नॉर्मल पर्सन जीएसटी फाइल नहीं करता। जीएसटी फाइल है ना, वो कोई नॉर्मल पीपल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक सीए की रिक्वायरमेंट होगी, आप सीए के जरिए करेंगे। तो एक फार्मर जीएसटी भी बनवाए, सर्टिफिकेट मतलब कि फिर इसका वहां पे मेहनत करके अपना फसल भी बेचने जाए, फिर उसके बाद जब उस पे जो सेल करने पर टैक्स आए वो टैक्स भी पे करे, और उसके लिए एक सीए को भी अपॉइंट करे, फिर सीए को डिटेल दे। इतना नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है इसमें, इस जगह पर गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन डाल रखे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी डाल रखी है कि जिसमें कि अगर वो प्रोडक्ट सेल करना है आपको, आप फिर उसके लिए आपको जीएसटी कंपलसरी नहीं है। जीएसटी डालना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जस्ट लाइक एक फार्मर होता है अपनी क्रॉप्स के लिए, वो जीएसटी ना ले कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉलंटरीली है कि अगर वो लेना चाहे तो ले ले, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एग्जेम्प्ट कर दिया है उसकी कैटेगरी को, है ना। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगा सकती, है ना। तो जिन पे जीएसटी नहीं लगा सकती, अगर वो लोग अमेजन पे ऑर्डर अपना ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, मतलब अमेजन पे सेल करना चाहते हैं, उन पे जीएसटी नहीं लग रहा है, तो अमेजन भी जानता है इन चीजों को कि भैया ये प्रोडक्ट है, जैसे कोई कोई क्रॉप्स मान लेते हैं, और वो क्रॉप गवर्नमेंट ने बोला है कि जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी में आपका कोई रूल नहीं है, आपको जीएसटी पे नहीं करनी है ना। तो बंदा क्यों बनवाएगा फिर जीएसटी सर्टिफिकेट? और जब जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा और गवर्नमेंट ने भी एग्जाम्प्ट किया हुआ, तो अमेजन भी एग्जाम्प्ट करेगा ही, जाहिर सी बात है। अगर अमेजन को इंडिया में अच्छे से वो चलाना है अपना बिजनेस, तो वो भी एग्जाम्प्ट करेगा। तो इसीलिए क्या किया है अमेजन ने, और काफी जगह पर कि कुछ कैटेगरीज हैं वहां पे एग्जाम्पशन डाल रखा है कि भैया जिनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है और वो इन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में उनको ये जीएसटी नंबर लेने की नीड नहीं है। मतलब वो विदाउट उसके भी हमारे पोर्टल पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें इस चीज की नीड नहीं रहती है। ठीक है, ये मैं आपको आगे है, ये वाला नहीं आ रहा, एक मिनट। आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। ये जी, देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे उनके पॉलिसीज के हिसाब से, तो देखिए, जैसे आप एडिबल फूड, एडिबल रूट्स, टेंडर कोकोनट, जैगरी, है ना, ये गुड़ में, या कोई सीड्स में, सॉल्ट नमक अगर आप बेच रहे हैं, है ना, या पापड़ आप सेल कर रहे हैं अमेजन पर, है ना। तो अगर आप इतने कैटेगरीज में को सेल करना चाहते हैं ना, तो आपको केवल पैन कार्ड की जरूरत होगी, बाकी कोई जरूरत नहीं है आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की। जीएसटी सर्टिफिकेट की आपको नीड नहीं रहेगी इस जगह पर। मैक्सिमम ये फूड की कैटेगरी में आता है। जो ये वाले हैं ये फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाली लिस्ट है, आप देख सकते हैं, जैसे ये वाली मैंने वहां पे भी दी हुई है लिंक, है ना। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ये वाली लिस्ट है जिसमें कि अगर हम सेल करते हैं, है ना, जैसे एक से अगर अपन सेल करना चाहते हैं तो आप केवल पैन कार्ड के जरिए अमेजन पे सेल कर सकते हैं, है ना। और कुछ रॉ मटेरियल हैं, जस्ट लाइक एक जैसे रॉ सिल्क हुआ, ये सिल्क वेस्ट, है ना, ये चारकोल, आप इसको भी विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं। तो ये काफी लिस्ट है ये वाली जिनको अपन अमेजन पे सेल कर सकते हैं विदाउट जीएसटी। ओके, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को इसमें? चलिए, ओके, ठीक है, आप पूछ लेना, जैसे कोई भी आपको कोई ऐसा भी कंफ्यूजन है आप मेरे से पूछते रहिए, बिल्कुल, है ना, मैं आपको उस चीज को क्लियर करता रहूंगा। ओके, सर विदाउट जीएसटी सेल होगी कैसे? विदाउट जीएसटी कैसे, मैं बताऊंगा ना उसको आगे, अपन जब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कर रहे हैं उसमें, है ना, ओके सर। विदाउट। नाउ अपन कुछ उसको, मैं थोड़ा सा लिस्टिंग वाली कैटेगरी पे आ रहा हूँ कि अपन थोड़ा सा प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। अब अपन प्रोडक्ट को अमेजन पे लिस्ट करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या रहता है। देखिए, अगर आप जैसे मैं अमेजन की बात करूँ, ठीक है,
ये है मेरा अमेजन और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब अपन ये मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए सबसे पहले, है ना। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो तो होने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ अमेजन की प्रोडक्ट लिस्टिंग की, है ना। अमेजन पे प्रोडक्ट लिस्ट करना मतलब हमें अपने प्रोडक्ट को अमेजन पे डालना है, ठीक है। तो वो उसमें हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। एक तो आपके पास ब्रांड होना चाहिए कोई भी। मैं अब ये और क्लियर करूंगा आपको और ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे कि वो ब्रांड नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया brand, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रांड के साथ साथ हमारे पास एक GTI नंबर होना चाहिए, GTIN। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये कंपलसरी है कि ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये जिसको मैं बता रहा हूँ, एक तो क्या चीज, एक ब्रांड होना चाहिए और एक GTI नंबर होना चाहिए। मैं दोनों ही बताता हूँ अभी कि ये क्या है एक्चुअल में, क्या इनका यूज है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये ब्रांड क्या होता है कि जैसे कि बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, है ना, आप भी जानते हैं कि जैसे कोई हमारे पास जैसे सैमसंग हुआ, LG हुआ, ये सभी ब्रांड हैं। तो ये एक हमारे पास ब्रांड होना चाहिए अमेजन पे सेल करने के लिए, ठीक है। और एक होना चाहिए हमारे पास GTIN नंबर, ठीक है। ये मैं भी बता देता हूँ कि क्या होता है GTI नंबर, ठीक है। GTI नंबर क्या होता है कि अ, एक, इसको अपन कह सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी मॉल में गए होंगे या किसी, आप मॉल के अलावा जैसे किसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे जैसे एयरपोर्ट या कहीं पर भी, तो वहां पर आप देखना कि वहां पर जो प्राइसिंग लिखी होती है, आप वहां से प्रोडक्ट लिया आपने, और जब आप काउंटर पे चेकआउट करते हैं तो वहां पर आप उस प्रोडक्ट को देते हो, वो बंदा प्राइस नहीं देखता, वो एक स्कैनर को निकाल के स्कैन करता है एक कोड को, है ना। और उसकी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उसके सिस्टम पे आ जाती है और फिर आप उसका पेमेंट कर देते हैं। ये किया है, आई थिंक ये तो सभी ने किया होगा ऐसा। क्या हुआ है यहाँ, मतलब कंफ्यूजन आ रहा है किसी को क्या में? No, sir. ओके, थोड़ा बता दिया। मुझे लगता है कि ऐसा है कि शायद आपके मतलब बाउंस हो रही है ये चीज, तो मुझे लगता है कि ऐसा बाउंस हो रही हो। मतलब आपने देखिए, जैसे कभी आप किसी मॉल में आएंगे तो वहां पे आप प्रोडक्ट का, मतलब आप प्रोडक्ट दे देंगे, उस पर वो बारकोड से को स्कैन करेगा ना, और स्कैन जैसे ही होगा, है ना, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगा, वो अमाउंट आपको पे करना है ना। तो जो जिस बारकोड को स्कैन किया गया है ना, उसी को अपन कहते हैं GTIN नंबर। अपनी भाषा में, अमेजन की भाषा में अपन कह सकते हैं कि उसको कहते हैं GTIN नंबर, जिसमें कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, MRP, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल होती है। उसको कोई स्कैन करेगा, उसकी पूरी जानकारी उस सिस्टम पे आ जाएगी। उसको कहते हैं अपन GTI नंबर, ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे कि ये दोनों कंपलसरी है, फिर ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, फिर हम सेल नहीं करेंगे क्या? अब मैं उसको बता रहा हूँ, देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कई लोग होते हैं ना जो स्टार्टिंग में करते हैं ना, वो थोड़ा सा उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, बस ज्यादा नहीं है इतना। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बस इतना ही समझ लीजिए। अब अगर आपके पास ब्रांड नहीं है ना, माना कि मैं आपके पास ब्रांड नहीं है ना, तो ये अमेजन आपसे बोल रहा है कि ठीक है, आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप जेनरिक कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए। किसमें? जेनरिक, मतलब जेनरिक का मतलब विदाउट ब्रांड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई GTI नहीं है तो, है ना। अब अगर GTI नहीं है तो उस केस में, अब आपने कहा GTI भी नहीं है, हमारे पास नया प्रोडक्ट है, कौन वहां पे गवर्नमेंट में जा करके उसके बारकोड जनरेट करे, और फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपके पास GTI भी नहीं है तब भी कोई बात दिक्कत नहीं है। अमेजन आपसे यहाँ पे कह रहा है GTI नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर एक हमारा GTI एग्जम्पशन का फॉर्म भर दीजिए। आप हमसे GTI एग्जम्पशन लीजिए, है ना। इसके ब्याह पे अब आपके पास ना तो ब्रांड है ना आपके पास GTI नंबर है, फिर भी आप आप इन दोनों से फ्री हो चुके हैं, और आप जेनेरिक प्रोडक्ट में जाके GTI एजम्पशन लेकर के आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं अमेजन पर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये आएगा अभी, जब मैं लिस्ट करूंगा ना तो ये यही कॉन्सेप्ट आएगा अभी, तो आप उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है किसी को कि अगर ब्रांड नहीं है तो ब्रांड की जगह क्या करना है, और GTI नहीं है तो उसके लिए एजम्पशन लेना है, बस इतना से आप समझ लीजिए अभी।
ठीक है। ओके सर। ओके, तो बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है कि क्या रहता है कि देखिए क्या होता है कि जीटीआईएन का ये रहता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया है ना, या जैसे कोई टूथपेस्ट है अगर आप सेल करना चाहते हैं, है ना, तो ये इसलिए रहता है क्योंकि अमेजन क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की डबल लिस्टिंग करना अलाउ नहीं करता है। जैसे आपने देखना कि आप अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दंत क्रांति जो टूथपेस्ट आता है ना, तो उसमें क्या रहता है कि आप देखना कि अगर आप उसको प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहेंगे अमेजन पर, तो उसकी ऑलरेडी पहले लिस्टिंग हो गई उस बारकोड के जरिए, इस जीटीआई नंबर के जरिए, तो वो आपके प्रोडक्ट को लेगा ही नहीं। क्यों? वो ये कहता है कि एक कोई प्रोडक्ट है वो एक ही लिस्टिंग अलाउ है, कंटिन्यू बार बार नहीं कर सकते। सपोज दैट जैसे आपको मोबाइल चाहिए है ना, जैसे एप्पल ये आईफोन आपको 13 चाहिए है ना, आपने आईफोन 13 डाला और सब सेलर हैं 10 लोगों ने आईफोन 13 को अलग अलग लिस्ट किया हुआ है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखना कि आईफोन 13 की केवल एक ही लिस्टिंग होगी, उसमें मल्टीपल सेलर सेल कर रहे होंगे, लेकिन लिस्टिंग अलग अलग नहीं होगी, मतलब आपको वो प्रोडक्ट बार बार अलग अलग जगह पे नहीं दिखेगा वो, है ना। तो वो इसलिए होता है क्यों? क्योंकि ये जीटीआई नंबर होता है जिसके जरिए वो पूरा ट्रैक करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट है कि नहीं। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसका जीटीआई नंबर ऑलरेडी लिस्ट है और आपने जैसे नंबर डालेंगे, तो वो वहां पे गेट कर लेगा और तुरंत की तुरंत बता देगा ये इसका है, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ये अभी आगे आएगा तो आप इजीली और समझ जाएंगे इसको। ओके, तो मैं बता देता हूँ इसमें जीटीआई कैसा होता है। देखिए, ये अपना नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। जैसे ये होता है जीटीआई का, ये प्रोडक्ट आईडी होती है, जस्ट ए बारकोड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ये आपने देखा होगा, ये लिखे होता है ना ऐसे, ये बारकोड लगा हुआ होता है प्रोडक्ट पे, आपने देखा होगा कई जगह पर, है ना, प्रोडक्ट के पीछे बैक, उसके बैक पर। तो ये होते हैं अपना जीटीआईएन। जीटीआईएन अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो यूपीसी भी हो सकता है, ईएन हो सकता है, आईएसबीएन। आईएसबीएन जैसे बुक के लिए दिया जाता है ना, ये यूपीसी अलग होता है, ये ईएन अलग होता है ना, लेकिन बारकोड सभी का इस टाइप का बना हुआ होता है ना। तो जिसके पीछे बारकोड लगा हुआ है, आप उसको कह सकते हो उसमें जीटीआईएन है, वो जीटीआई नंबर है। मतलब एक जीटीआई मतलब ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी। अब अगर किसी प्रोडक्ट आपने कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आप उसके पीछे डायरेक्टली तो इसको पुट नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि देखिए खर्चे वाला काम होता है ये वाला, तो आप इसके बिना ही सेल करेंगे। इवन मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जीटीआईएन एग्जाम्पशन लूंगा कि भैया मेरे पास बारकोड नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है या नया प्रोडक्ट है मेरा, तो मैं एग्जाम्पशन लेकर के मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को अमेजन पर सेल कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपन आते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक टू बेसिक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको अपना अकाउंट है वो डायरेक्टली अमेजन पे आपको ऑनबोर्ड होना है, तो वो कैसे करेंगे आप, है ना। तो देखिए, आप ये अमेजन की जो वेबसाइट है वो है अपनी sellercentral.amazon.in। ये डायरेक्टली आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गूगल पे भी जाएंगे ना, तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर सेलर सेंट्रल। ठीक है, ऐसे डाल दीजिए सेलर सेंट्रल अमेजन, तो यहाँ पे भी आपके ये तरीके से पेज आ जाएगा, sellercentral.amazon.in। ठीक है, आप इसको ओपन कीजिए, इसमें sellercentral.amazon.in। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, दो, लॉगिन और एक स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पर है ना? आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे अपना अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है ना वो देंगे आप। अभी शायद मेरे पास तो सारे ये मतलब मैं यूज कर चुका हूँ। किसी का ऐसा कोई नंबर है जो कि अभी यूज ना हुआ हो, सिर्फ एक टेम्परेरी बेस के लिए मैं बता रहा हूँ उसमें, कि अगर मेरे को क्रिएट करना है अपना अकाउंट तो। किसी का कोई ऐसा अकाउंट है जो अमेजन पे यूज ना हुआ हो, मतलब अपने बायर आईडी ना बनी हो उसमें? सर मेरा है। जी जी, ठीक है, आप बता दीजिए। और मेरा नाम लिखिए सूरज सिंह। मिस्टर सूरज, ओके, सूरज सिंह। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखिए सर 87 87 50 50 62 62 69 69 84। 64 नहीं 84 सर। 84। मैं अभी के लिए पासवर्ड ऐसे डाल देता हूँ, SURAJ 123। ठीक है, ये डाल देता हूँ, बाद में चेंज कर लेना, है ना। ये आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जस्ट अभी। नहीं, ये आपका अकाउंट है ऑलरेडी। इस ये आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से बना हुआ है आपका कोई अकाउंट? सर मैंने कभी बनाया नहीं।
फिर आप एक काम कीजिए, आप अमेजन कस्टमर केयर पे कॉल कर लेना, उनको बता देना कि मैं जब अपने से लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा एग्जिस्ट बता रहा है, तो जो एग्जिस्टेंस है आप इसकी खत्म कीजिए, मतलब जो जिस नंबर से मेरा लिंक बता रहा है आप उसको हटा दीजिए, तो वो हटा देंगे वहाँ पे। अप्रोक्स टू ठीक है, डन टू सर, टू थ्री डेज में आपका हो जाएगा, है ना? ओके सर। ठीक है। सर आपने तो बायर अकाउंट कहा ना, हाँ हाँ, तो बायर अकाउंट तो मोस्टली सबका ही होगा क्योंकि हम सब लोग तो परचेज करते ही हैं अमेजोन से कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर आपका बायर अकाउंट है ना, तो हम्म, आपको लॉगिन करना है, जैसे मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है ना? मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये अमेजन का साइन इन है ना, ये मैंने किया है ना। मेरे को एक और पासवर्ड देखना पड़ेगा, मैं इसको कर लेता हूँ टिफिन। ठीक है, ये मैंने किया है ना। ये मेरे पास ओटीपी आ जाएगा, मेरे पास ओटीपी आएगा, मैं इसको डन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आपके सामने ये आ जाएगा कि क्या आपको करना है, कि जैसे गेट द प्राइम टैग और ये सब इस तरीके से आ जाएगा। जैसे आप अपना ओटीपी डालेंगे ना, है ना, तो आपके सामने ये पूरा आ जाएगा, जिसमें कि आपको ये विन द बाय बॉक्स और ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, है ना। ये सब जैसे एफबीए क्या होता है और ये सब, ये पूरा का पूरा आपका आएगा। ठीक है, आपको नीचे आना है, सबसे नीचे ये रजिस्टर फॉर एफबीए पे नहीं आना है। एफबीए का मतलब क्या रहता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजन, कि अमेजन के जो वेयर हाउस होते हैं ना, वहां पे हम अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं। तो ये आगे आएगा कॉन्सेप्ट, आप इस पे मत क्लिक करना, ये आप कंटिन्यू टू सेलर सेंटर, ये नीचे वाला ऑप्शन है सबसे नीचे, इसको करना है। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे आगे, है ना, तो आपके पास ये इस तरीके से खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि आपको क्या करना है, कहाँ जीएसटी नंबर डलता है, कैसे क्या होता है। ये आप यहाँ पे आएंगे ना, देखिए ये सेटिंग, ये आप लाइट में जाएंगे तो देखिए कि ये हेल्प वाला पेज है, ये इंग्लिश सेलेक्ट करने, मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला है। ये एक सेटिंग का है, ये यहाँ पे मैसेज का है, मेल का, जो बायर मेल आते हैं, है ना। और ये यहाँ पर अपन, ये हमारी एक मेन्यू ओपन हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपन को सेटिंग पे आना है, और सेटिंग में आकर के यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे जाना है, डायरेक्टली अकाउंट इन्फो। ओके, अब ये अकाउंट इन्फो पे आ गई, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल हमसे मांग रहा है कि कहाँ क्या करना है, क्या है आपका पूरा डिटेल हमें फिल करना है। ज्यादा बड़ा नहीं होता है फॉर्म, है ना, एक छोटा ही फॉर्म होता है। ये यहाँ पर इस तरीके से बता देगा, ये तो ऑटोमेटिकली आपके में आ जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं रहेगा। ये ऑटोमेटिकली बाय अमेजन आपको फर्स्ट जब आप ऑनबोर्ड होंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन स्टार्टिंग में देगा ही। ठीक है, आपको आना है फॉर इन्फॉर्मेशन पर, ये सेकंड वाला है जो, ठीक है, ये सेलर प्रोफाइल पर। तो इसमें क्या है, हमें अपनी पूरी डिटेल डालनी है कि हमारा डिस्प्ले नेम क्या है ना, हमारा ईमेल आईडी क्या है, हमारा नंबर क्या है ना, ये कौन सी मेल आईडी यूज कर रहे हैं, ये सब डालना है। अगर हमें एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, एक्चुअली मैंने डाले हुए हैं इसीलिए मेरे को शो हो रहा है। अगर नहीं डाले होते तो यहाँ पे तो मेरे सामने ये ऑप्शन आता कि मैं इनको डाल करके इसको अपडेट करूँ मैं। ठीक है, और अब अगर अपन इसके और भी बैक में आएंगे तो इसमें देखिए ये सब जितने भी ऑप्शन है, मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि जिसमें कि आपको लगेगा कि ये कैसे बनना है। सारी चीज इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट अपडेट हो जाती है, जैसे कि आप इजीली कर सकते हैं इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को। जैसे कि आपको ये पेमेंट मेथड कौन सा डालना है। पेमेंट मेथड का मतलब ये है कि आपके किस अकाउंट में आप अमाउंट चाह रहे हैं। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए अमेजन का, है ना, मतलब सॉरी, करंट अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक का जो कि आपको अमेजन पे डालना है ना। तो करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से डाल सकते हैं। मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, जैसे डिपॉजिट मेथड पे गए, अगर मुझे कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना है तो मैं ऐड न्यू डिपॉजिट पे गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक कोड आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आ रहा अभी, एक मिनट मैं इसको नोटिफिकेशन को वो कर लेता हूँ। नहीं, मैं अपने मोबाइल से इसका नोटिफिकेशन को ऑन करके मैं वहां पर आ रहा हूँ।
देखिए जैसे मैंने वहां से अप्रूव किया तो यहाँ पर अब मेरे से पूछा जा रहा है कौन कौन से बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब कौन से बैंक अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम डालूंगा, है ना, अकाउंट नंबर डालूंगा, और कौन सा सेलेक्ट करना है, सेविंग, ओवरड्राफ्ट या करंट अकाउंट, है ना। तो हमें करंट अकाउंट ही मोस्टली यूज करते हैं अपन, तो करंट अकाउंट को ही डालना है। ठीक है, अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल के IFSC अपन डाल करके सेट डिपॉजिट मेथड कर देंगे, तो ये हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आफ्टर सेलिंग किस अकाउंट में आपको पेमेंट करना है अमेजन को, वो आप अपन उनको बता रहे हैं कि हमें इस अकाउंट में पेमेंट करना है, मतलब अमेजन आपको इस अकाउंट में पेमेंट करे। ओके, ये क्लियर है ना डिपॉजिट वाला। अब देखिए इसमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आएंगे हम, यहाँ पर जो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन है बिजनेस इन्फॉर्मेशन में, है ना। इसमें हम अपने एड्रेस को, है ना, जैसे ये मैं अपने एड्रेस को, और ये इनवॉइस एड्रेस को, और ये मर्चेंट टोकन नंबर, है ना। मर्चेंट टोकन नंबर उन्हीं का दिया होता है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ये हम अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमारा जो एड्रेस है, और ये हमारा इनवॉइस एड्रेस है, यहाँ से हम अपना इनवॉइस जनरेट करते हैं। जैसे अमेजन, जो आपने देखा होगा कि आप अमेजन से कुछ ऑर्डर करेंगे तो वहां पे एक बायर, ये सेलर की इन्फॉर्मेशन होगी, और इनवॉइस के नीचे उसका एड्रेस लिखा होगा। तो ये वो वाला एड्रेस है, इनवॉइस एड्रेस, जो इनवॉइस में अमेजन आपके ब्याह पे बना के देगा। ठीक है, टोकन नंबर ये होता है, ये इसका यूज जब होता है कि जैसे कि हम किसी अदर सेलर को एक्सेस दे रहे हैं, है ना, या हम किसी अदर सेलर को बता रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट को, है ना, या हम किसी एजेंसी है कोई भी, किसी एजेंसी को हम अपना ये सर्विस दे रहे हैं, या कोई एजेंसी हमसे सर्विस ले रही है, तो उसमें हमको मर्चेंट टोकन नंबर की नीड होती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंप्लीट, ये वाला भी। तो ये 3 सेक्शन अपने कंप्लीट हो गए, है ना। शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको अपना, जैसे प्रोडक्ट आपके यहाँ से गया, है ना, तो आपके किस एड्रेस से पिक करना है आपको, अमेजन कुरियर से, कि अमेजन कुरियर आपके घर पे आएगा, या आप किसी अदर लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं जहां से आप पिक करवा सकते हैं, या आपने किसी शॉप को दिया, मतलब किसी जगह पे आपका प्रोडक्ट है जहां से आप पिक करवाना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि कहाँ से आपको भेजना है। ठीक है, और रिटर्न में अगर आएगा आपके पास प्रोडक्ट, तो किस एड्रेस पे आए। सपोज दैट कई लोगों को ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाए, लेकिन अगर प्रॉब्लम आएगी तो ये इसके सर्विस सेंटर जाए, या पर्टिकुलर हमारे दूसरे वेयर हाउस में जाए, तो अपन रिटर्न का दूसरा एड्रेस दे सकते हैं, मतलब शिपिंग का अलग एड्रेस दे सकते हैं, रिटर्न का हम अलग से दे सकते हैं एड्रेस, ये दोनों ही दे सकते हैं। क्लियर है ये मैं दिखा देता हूँ, ये तीनों को मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें ये जनरल सेटिंग लग रहा है कि रिटर्न में आप किस एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं, है ना। ये आपका रिटर्न सेटिंग है कि ये आपका जो IG शिप से जाएगा, है ना, तो आपका रिटर्न ऑथराइजेशन ये आगे आएगा आपको कॉन्सेप्ट। जब आपका रिटर्न ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास बाय ने, किसी ने कहा कि भैया मैं अपने प्रोडक्ट को वापस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या रूल रहेगा, आप खुद ही उसको बात करेंगे बायर से, या पर्टिकुलर आप चाहते हैं अमेजन इस चीज में डील करे, है ना। ये अपने आगे आएंगे कॉन्सेप्ट इसमें, तो अपन उसको इजीली समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अपन यहाँ पे रिटर्न सेटिंग कर रहे हैं कि रिटर्न रिक्वेस्ट आए, है ना, तो अपन को कैसे मैनेज करना है। अब हमको रिटर्न का चाहिए कि भैया हम ये वाला एड्रेस नहीं चाहते जहां से हमने भेजा, हमको दूसरा डालना है, तो अपन यहाँ पे रिटर्न एड्रेस को बदल सकते हैं। ओके, दूसरा आता है हमारा इजी शिप। इजी, ये सेटिंग है इजी शिप की। इजी शिप मतलब अमेजन का खुद का कुरियर है, तो उसमें बस वो ये कह रहे हैं कि ये वाला, मतलब इसका बता रहे हैं कि किस रीजन में कितना अमाउंट लगता है, कि जैसे कि हमें कुछ अमाउंट को डालना है, कि आपने देखा होगा कि डिलीवरी चार्जेस अलग से लगते हैं कई जगह पे, कि आपने देखा होगा आप अमेजन से ऑर्डर कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस 80 रुपए ले रहे हैं, तो यहाँ से अपन उन चार्जेस को बता सकते हैं कि इतना डिलीवरी चार्ज लेना है। ये अपन आगे जब लिस्टिंग करेंगे वहां पे आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही ये इजी सब सेटिंग है। यहाँ से पिकअप एड्रेस है, जैसे मैंने बताया था अभी, कि एक रिटर्न एड्रेस होता है कि जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट रिटर्न किस जगह पे आए वो हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही पिकअप एड्रेस ये अलग है, मतलब इसको हम रखना चाहते हैं कि भैया जहां से पिकअप करके ले जाए, जैसे मेरे पास ऑर्डर आया और ऑर्डर को पिक करके कोरियर वाला ले जाएगा, तो वो कौन सा एड्रेस है, तो वो हमको बताना है कि किस लोकेशन से पिकअप करना है, किस एड्रेस से पिकअप करना है, तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं। ये रहा। ठीक है, तो ये अपने कौन सी सेटिंग होंगे, शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आएगा सबसे ये वाला मेन, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होता है ना? इसमें हमको डालना है मैंने जीएसटी डिटेल। मैंने जीएसटी डिटेल में ही आपके बारे में पूरी डिटेल आएगी, जो मैंने बताया था कि जीएसटी सर्टिफिकेट मतलब जीएसटी नंबर लगता है, वो यहीं पे डालना पड़ता है। ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये ना,
मैंने जो जीएसटी सर्टिफिकेट मतलब अटैच किया हुआ है, तो मेरा ये जीएसटी नंबर है रेगुलर टैक्स पेयर में, ठीक है। ये पैन नंबर है मेरा, और ये मेरा जो बिजनेस का लीगल नेम है ये है मेरा, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। अब वो मैंने एक चीज बताई थी कि आप जीएसटी एग्जाम्पशन ले सकते हैं अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिनका जीएसटी नहीं लगता है। तो अगर आपके जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये जेन लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला टिक मार्क आ रहा है ना कि आई सेल जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो अगर आप उन कैटेगरी में डील करते हैं जिनका जीएसटी के लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, है ना। फिर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ टिक नहीं किया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ टिक नहीं किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डाला, है ना, तो आपके में यहाँ पर एरर आएगी और बताएगा कि आप इसको अपडेट कीजिए, तभी आप अलाउ किए जाएंगे प्रोडक्ट सेल करने के, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, इधर क्लियर सब, सभी को क्लियर है यहाँ पे? यस। ओके। सर ये जो पैन नंबर है, ये हाँ, कंपनी का पैन नंबर होता है या फिर पर्सनल पैन नंबर होता है? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब अगर आप प्रोपराइटरशिप फर्म खोलते हैं अपने नाम से प्रोपराइटर, है ना, तो उसमें तो आपका ही पैन नंबर लगेगा, ठीक है। हम्म। और अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं, है ना, तो प्राइवेट हम्म। लिमिटेड में एक डायरेक्टर होते हैं, एक मैनेजर होते हैं, तो अलग अलग जो मतलब वो होते हैं, हम कम से कम जितने लोग हुए हैं, है ना, तो उनके हिसाब से एक अपन को एक ऑपरेशन वो बनाना पड़ता है, उसका एक पेन नंबर अलग जनरेट होता है, मतलब बिजनेस पेन होता है। तो वो आपकी कंपनी के नाम से जनरेट होगा, तो उसका पेन कार्ड पेन नंबर लगेगा ऐसे। जैसे कि मैं, ये मेरा सिंगल है, प्रोपराइटर है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, तो ये मेरा पेन नंबर है, ठीक है। अब सपोज देख मैं और आप ये 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएं और हमने कहा कि हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, ठीक है। तो जो जिस कंपनी को हम फर्म को ओपन करेंगे प्राइवेट लिमिटेड को, है ना, तो उसका एक पेन कार्ड अलग से बनेगा, और जो पेन कार्ड अलग से होगा वो उस कंपनी के नाम से ही होगा, उस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होगा। तो उस केस में उस कंपनी का जीएसटीआई नंबर, उस कंपनी का पेन नंबर, ये दोनों ही डालने पड़ेंगे उसमें। अच्छा। जी, ठीक है, डन सर। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब कई लोगों को ये होता है कि भैया हम एक काम करते हैं कि अब जीएसटी नहीं सर्टिफिकेट बनाते हैं और यहाँ पे हम टिक कर देंगे आई सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, है ना, और हम जीएसटी वाले प्रोडक्ट को सेल करेंगे, है ना। वो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए, इसका एक सिंपल सी चीज है कि ऐसा अमेजन आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में है। तो जब आप कैटेगरी डालेंगे ना, आपने कैटेगरी डाली, है ना, और कैटेगरी अभी आगे आएगा उसका कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपने कैटेगरी डाली कि सपोज दैट आपने सीड्स का डाल दिया या आपने सॉल्ट डाल दिया कि आप सॉल्ट सेल कर रहे हैं, तो सॉल्ट है वो जीएसटी एग्जाम्पशन में आता है। तो हमने कहा कि भैया हम यहाँ पे टिक कर देते हैं और बता देंगे कि हम सॉल्ट में डाल रहे हैं, और सॉल्ट कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करके आपने क्या किया, आपने कोई टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर टैक्स लगता है मोबाइल एसेसरीज में, या आपने कोई चार्जर सेल कर दिया, कैटेगरी बताई आपने सॉल्ट की और आपने चार्जर को सेल कर दिया, है ना। तो हो सकता है अमेजन उस चीज को वेरीफाई उस टाइम पे ना कर पाए जब आपने सेल किया, लेकिन जब 4 या 5 दिन बाद अमेजन को डाउट हुआ, अमेजन बिल्कुल पकड़ लेगा इस चीज को, ये बात की गारंटी, उनका जो मशीन लर्निंग सिस्टम बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली पकड़ लेगा। पहले की बात तो स्टार्टिंग में पकड़ लेगा इस चीज को, तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करने का क्लियर वो नोटिस भेजेगा। अगर नहीं पकड़ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचेंगे कि 1-2 सेल हो जाएंगे मैं हटा दूंगा, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो हटा देंगे या 1-2 दिन के बाद आप सेल करना चाहेंगे तो सेल हो जाए बस, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो पेमेंट साइकिल है वो 15 दिन की है, यानी कि बायर को जब प्रोडक्ट आपका डिलीवर होगा उसके 10 से 15 दिन में आपके पास पेमेंट करेंगे अमेजन, ठीक है। तब तक अमेजन को पता चली जाएगी कि आपने सॉल्ट की कैटेगरी डाल करके आपने चार्जर को वहां पे भेजा है, बायर के पास चार्जर सेल किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, अमेजन आपके अकाउंट को तो सस्पेंड करेगा ही, साथ में आपका जो पेमेंट है जो वो करना चाहिए आपको, वो पेमेंट को पूरा होल्ड कर देगा, और बाद में लिक्विडेट करके पूरा का पूरा खत्म कर देगा, कह देगा कि आपका ना अकाउंट, हम आपका पेमेंट भी नहीं करना है, आपने हमारे साथ ये गलत किया, आपने जो पॉलिसी है वो ब्रेक की है ना। तो कभी भी अगर जैसे कई मतलब वो होते हैं कि जैसे कभी ऐसा लगे, मतलब कई जो सेलर होते हैं ना, जैसे कई पहले भी कई काफी सेलर मेरे से बोले थे कि ऐसा करके कर सकते हैं क्या, तो मैंने उनको बताया कि भैया अभी कभी लोगे और अगर अमेजन नहीं पकड़ पाए तो 10 से 15 दिन में तो पकड़ने आ ही जाओगे ना। और अगर एक बार भी आइडेंटिफाई हो गए
तो डेफिनेटली अकाउंट तो सस्पेंड होना ही है, साथ में वो पेमेंट गया तो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा पेमेंट। तो बेटर है कि जो भी है वो आप एकदम अच्छे से कीजिए, मतलब जो भी है इन्फॉर्मेशन अच्छे से दीजिए। अमेजन भी आपको उसी हिसाब से कॉपरेट करेगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी लिस्टिंग अच्छी है, आपने अच्छे प्रोडक्ट डाल रखे हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक ऑर्डर ला के देगा वो। ठीक है, तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैंने किया है। अब एक ये होता है डिफॉल्ट प्रोडक्ट कोड। अब अमेजन को नहीं पता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, मतलब कैटेगरी का मतलब किस टैक्स में आता है। जैसे कि सपोज दैट पहले जैसे ये अपने कुछ प्रोडक्ट थे 28% जिन पे जीएसटी लगता था, गवर्नमेंट उन पे 28% लेती थी। अब उन्हीं प्रोडक्ट पे उन्होंने 18% लेना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा, हमारे पास अमेजन को तो नहीं पता है कि भैया आपकी कंट्री में किस पे क्या लग रहा है, वो आप सेलेक्ट करोगे। वो हमसे कहता है सेलर से कि आप सेलेक्ट कीजिए कि आपके प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा है, तो वो हम यहाँ से करते हैं। देखिए, अगर हमारे कोई ऐसे सॉल्ट या कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें जीएसटी नहीं लगता, तो हम यहाँ पे एज जनरल एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और ये जनरल मिनिमम ये इस पे, और अगर आप 18% पे कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये पता कैसे चलेगा, तो कोडिंग लिखी हुई है उन्होंने। इसकी कोडिंग को यहाँ पे अपन कर सकते हैं। ये देखिए, व्यू ऑल प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी रेट लिखा हुआ है ना, आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप 0% टैक्स पेयर हैं, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो 0% जीएसटी लग रहा है, तो वो आप जनरल एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कीजिए। जिस पे 5% लग रहा है आप जनरल सुपर रिड्यूस। अगर आप जनरल रिड्यूस में कर रहे हैं, मतलब 12% टैक्स लग रहा है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन। और अगर आप 18% कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, और अपन जनरल ज्वेलरी कर रहे हैं तो 3% कीजिए इसमें। ठीक है, तो ये डायरेक्टली उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपके ऊपर है ये सब, यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। जैसे जनरल स्टैंडर्ड है, मैं एक्चुअली ज्वेलरी में कर रहा हूँ तो जनरल ज्वेलरी में आऊंगा मैं, है ना। जैसे मैं इसमें देखूंगा ये जनरल ज्वेलरी 3% लगता है, मैंने जनरल ज्वेलरी सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मेरा हो गया कंप्लीट। एक डिजिटल सिग्नेचर लगेगा कि आप यहाँ पे खाली पेपर पे, मतलब ब्लैंक पेपर पे साइन करके आप अपलोड कर दीजिए। तो ये होता है जब अपना इनवॉइस बनाता है अमेजन जब, है ना, तो उसमें ये एक वहां से हमारे इस साइन को वहां पे अपडेट कर देता है इनवॉइस पर, है ना। साइन मैंडेटरी है एज पर द लॉ, तो वो साइन, यही साइन हमारे वहां पर शो होंगे जो हमारा इनवॉइस जनरेट होगा। जी, मिस्टर पीयूष, आपने अभी कुछ पूछना चाह रहे थे अभी। सर पता कैसे लगेगा हम कौन से मतलब कितने % टैक्स पे करेंगे? ये आपके सीए बताएंगे जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे ना, हम्म। है ना। तो ये आपको सीए से पूछना पड़ेगा कि इस पे कितना टैक्स लग रहा है। अच्छा, और अगर मे भी किसी का मन करे कि वो बिना कुछ पूछे समझे अपने हिसाब से वो 0% वाला लगा दे, फिर? तो यही तो मैंने अभी बताया था आपको। मैंने यही तो बताया था कि सपोज दैट, मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ और ज्यादा बेटर। देखिए, आपको जैसे आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को आपने कहा कि भैया मैं एक काम करता हूँ, आपके प्रोडक्ट पे लगना चाहिए था ये 18%। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लगना चाहिए था, है ना। हम्म। आपने क्या, ये 18% लगना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा वो कहा कि आपने एग्जाम्पशन में डाल दिया और आपने कहा हम 0% टैक्स पे कर देते हैं, मतलब जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देते हैं, है ना। ये जीएसटी एग्जेम्प्ट। ठीक है, आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेजन इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, मतलब 1 या 2 दिन में आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने जो प्रोडक्ट डाला है ना, वो सच में इसमें आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब अगर नहीं आया मान 1-2 दिन में, तो यह मान के चलिए हर 7 से 8 दिन में आपका एक ऑडिट होना ही है। मतलब अमेजन आपके अकाउंट का छोटा सा एक ऑडिट करता है, स्टार्टिंग में जरूर करेगा वो, है ना। 2 से 3 दिन में हो जाता है, वरना कभी अगर लेट भी हो रहे हैं तो 7 से 8 दिन में हो जाएगा, है ना। अब जब आपने प्रोडक्ट डाला तो 0% पे डाल दिया। अब सपोज दैट, है ना, आपने 0% पे डाला है और इस 0% पे आपने क्या किया, 100 रुपीज में आपने मेरे को ये प्रोडक्ट सेल कर दिया 100 रुपीज में, है ना। इस पर कोई जीएसटी नहीं लगा और आपने मेरे को यहाँ पे भेज दिया एज ए बायर, है ना। मैं यहाँ बायर खड़ा हुआ हूँ, मैंने ये आपका प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, तो 100 रुपीज ये लगा, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं दिया आपने, है ना। हुआ क्या कि जब ऐसा नहीं है कि ये बायर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तुरंत अमाउंट रिलीज करेगा अमेजन। अमेजन की पॉलिसी ये कहती है सीधी सीधी, जब अगर आप नए सेलर हैं, है ना, तो उस केस में जब ये प्रोडक्ट ये बायर को डिलीवर्ड हो जाएगा, है ना, तो आप मान के चलिए मिनिमम, मतलब मिनिमम 10 to 15 डेज में आपका पेमेंट इनिशिएट करेंगे इस प्रोडक्ट का। ठीक है, मिनिमम 10 to 15 डेज में। ठीक है,
अब होगा क्या कि 10 से 15 दिन में यहाँ पे आपका प्रोडक्ट 4 दिन में पहुंचा बायर के पास, और मिनिमम 10 दिन में तो पेमेंट करेंगे वो, तो अपन मान सकते हैं 14 डेज का डिफरेंस आ गया। अब वो 14 डेज में तो आप मान के चलिए कि डेफिनेटली अमेजन इस चीज को फिगर आउट कर लेगा कि आपने 18% को 0% में डाल के रखा हुआ है। 14 डेज में डेफिनेटली पता कर लेगा उनका सिस्टम में, 100 to 100%। 99% नहीं, 100% बता रहा हूँ मैं, इसमें डेफिनेटली पता कर लेगा। जैसे ही पता चलेगा तो वो आपका ये 100 है ना, इसको पहले वो लिक्विडेट करेगा, इसको हटाएगा, पहले अमाउंट को मना करेगा कि हम इसको पेमेंट ही नहीं करेंगे। आप उन पे क्लेम ही नहीं कर सकते इस चीज के लिए। और दूसरी चीज, ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, आपका पेमेंट गया तो गया, ऊपर से अकाउंट को वो सस्पेंड करने के लिए आपको वो कर देंगे कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं हम, बिल्कुल, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, थर्ड थिंग, हो सकता है वो जीएसटी गवर्नमेंट जो पोर्टल है वहां पर जीएसटी में वहां पर आपकी कंप्लेन कर दे कि ये जो सेलर हैं ये अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से बेच रहे हैं, 18% की जगह 0% जीएसटी एग्जाम कर रहे हैं, मतलब 0% एग्जामेशन में डाला हुआ है, जबकि 18% पे जीएसटी लगता है। और इसका वो उनके पास इनवॉइस तो होगा ही, वो इस इनवॉइस को भी हो सकता है बायर को भेज देंगे, मतलब जीएसटी का ऑफिस भेज देंगे गवर्नमेंट के पास कि ये देखिए इनवॉइस है, ये सेलर ने ये वाला प्रोडक्ट को सेल किया है, 18% टैक्स पे करना था लेकिन उन्होंने 0% एग्जाम्शन लिया हुआ है हमसे। तो एक तो अमेजन का तो लगेगा ही यहाँ पे धक्का, कहते हैं कि अमेजन तो आपके पे एक्शन लेगा ही, है ना। दूसरी चीज, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया ना, तो फिर वो बिजनेस ही है ना, फिर वो बिजनेस पर काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं आप आगे मतलब सरवाइव करना बिजनेस को बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज में। तो ये चीज तो कभी करना ही मत। हाँ, ये हो जाता है कई बार कि भाई मिस्टेक अपने एक दो में, जैसे 18% की था, 18% टैक्स था, है ना, और उसकी जगह आपने 12% डाला हुआ है, और बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है, तो एक आध बार के लिए चल जाता है कि बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, तो उसको भी कवर अप किया जाता है ना। ऐसा नहीं है क्लॉबैक डाल करके कवर अप करते हैं इस चीज को, लेकिन वहां पे दिख जाता है कि आपने बाई मिस्टेक किया है, ये जानबूझ करके किया है। लेकिन देखो 18 से 12 कर रहे हैं, तो एक बार के लिए पता चला है, तो एक दो में तो वो मान जाएंगे, ठीक है चलिए अब आगे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप इसको कॉम्प्लाइंस से जो हमारे हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से पॉलिसी को फॉलो कीजिए, स्टिक करेंगे। लेकिन अगर आपने 18% से डायरेक्टली जीरो एग्जाम में डाला हुआ है, तो डेफिनेटली फिर तो वो कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे, वो कहेंगे आपने जानबूझ के किया हुआ, ठीक है। तो एक तो अमेजन एक्शन लेगा, ऊपर से जीएसटी एक्शन लेगा, तो ये बहुत बड़े एक्शन हो जाएंगे, तो ऐसा तो कभी करने का सोचना मत, ये बहुत बड़ा वो हो जाएगा इश्यू। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचें कि भाई मेरा जीएसटी ये सस्पेंड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, मैं दूसरा जीएसटी बनवा लूंगा। बनवा सकते हैं, लेकिन आपके पैन कार्ड भी नंबर भी तो डलता है, तो जो जीएसटी नंबर बनेगा वो आपके पैन कार्ड से रिलेट होगा। जैसे आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये मेरा जो पैन कार्ड नंबर है वो जीएसटी में इन्वॉल्व है, देखिए। पहले स्टेट का नंबर होता है, फिर पैन कार्ड नंबर होता है जीएसटी में, और उसके बाद ये कोड के जो टैक्स होते हैं बाद में, मतलब ये बाद में उनके जो अलग से ये सब पॉइंट होते हैं उनको डालते हैं। बाकी मेरा पैन कार्ड नंबर इसमें रहेगा। अब अगर मैं दूसरा जीएसटी नंबर बनाऊंगा अभी इन केस, तो उसमें ये नंबर तो शो होगा ना, तो अमेजन अगली बार आइडेंटिफाई कर लेगा, डेफिनेटली उनको आइडेंटिफाई हो जाएगा, पैन नंबर भी डालेंगे तो। पैन नंबर तो आपका वही रहेगा, पैन नंबर तो बदलेगा नहीं, आप जीएसटी नंबर बदलवा सकते हैं, कैंसिल करके दूसरा लेंगे तो दूसरा हो सकता है, अगली बार आपको 23 इसकी जगह आपको P1Z5 की जगह P1Z6 मिल जाए, पैन नंबर तो वही रहेगा ना। तो फिर ओके। अमेजन डेफिनेटली उस चीज को लुकआउट करेगा। तो एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए अमेजन का क्या है ना, उनका पेमेंट और ये सारी चीज मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के साथ उनका मैनुअली भी चलता है, पहले मशीन लर्निंग का चलता है, उनका मशीन लर्निंग इतना जबरदस्त है कि मतलब मैंने कई बार देखा है कि वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत जल्दी। मतलब उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसको मतलब जो बहुत अच्छे से इंटरनली जानते हैं उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं जब बहुत अच्छे से जानते हैं इंटरनली। बाकी उनके कहते हैं ना कुछ उनके लूप होल्स हैं, उनके लूप होल्स बहुत ही कम है, उनका सिस्टम ही ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग, लूप होल्स तो देखिए कोई भी सिस्टम होगा उसमें होगा ही डेफिनेटली कुछ ना कुछ, लेकिन उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके लूप होल्स बहुत कम है। और लूप होल्स भी ऐसे हैं कि एक दो बार यूज कर लिया, अगर ज्यादा मल्टीपल टाइम यूज किया तो डेफिनेटली वो कर लेंगे, और एक बार में पकड़ करके आपके अकाउंट को सस्पेंड करेंगे वहां पर,
है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों को कभी मिस्टेक मत करना, जो भी चीज है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट एक्यूरेट करना वहां पर, है ना। और इसका रिजल्ट ये रहता है, अमेजन भी आपको इसी तरह से फिर कॉपरेट करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, वो आपके प्रोडक्ट को लेकर के, अगर जैसे आपने कोई गड़बड़ की है, आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई है ना, तो उस केस में भी अपनी तरफ से टैकल करेगा और आपको कॉपरेट भी करेगा काफी जगह पर। सपोज दैट किसी बायर ने आपका प्रोडक्ट निकाल के भेज दिया वापस, है ना, मतलब आपने 20,000 का प्रोडक्ट सेल किया, 20,000 का प्रोडक्ट किसी बायर ने क्या किया, फ्रॉड किया, उसने प्रोडक्ट निकाल दिया और खाली जैसे वो होता था ना, पहले बायर के साथ होता था, ऐसे किसी अदर ने किया ऐसे ही आपके साथ, है ना। तो उस केस में फिर क्या होगा आपके साथ, आपको प्रॉब्लम आई ना कि आपका अमाउंट भी चला जाएगा। तो उस केस में अमेजन आपको रिम्बर्समेंट देता है कि भैया हमारा बायर था, उसने आपके साथ ऐसा किया है, तो हम आपको इतना पेमेंट कर रहे हैं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको पेमेंट करेगा। लेकिन अगर आपने ये गड़बड़ कर दी तो अमेजन तो पहले ही स्टेप में समझ जाएगा कि यहाँ से तो ये चीज होती रहती है, तो वो आपके इन चीजों पर कॉपरेट नहीं करेगा। सो ऑलवेज कि अगर आप, यहाँ का नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल का कह रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो एक जेन्युइन तरीके से करना, क्योंकि उनके जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, पता चली ही जाती है ना। और अमेजन फ्लिपकार्ट के उनके तो इतने स्ट्रॉन्ग है काफी कि ये लोग तो डेफिनेटली इनका कहीं ना कहीं ये पकड़ ही लेंगे हम लोगों को कि भैया आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप गड़बड़ करने के बाद आप बच भी जाएं, अगर आप अगली बार भी कहीं से भी उनके ट्रैक में आ गए, आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये कहें जैसे कि सपोज दैट आपने कहा कि भैया मैं एक काम करूंगा, ये वाला पेन नंबर से नहीं, मैं अपने घर के किसी फैमिली मेंबर के पेन नंबर से मैं अपना नया अकाउंट ओपन करूंगा, है ना। तो अमेजन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भैया वो मेरा अकाउंट है। लेकिन एक बात देखो, आपके मोबाइल में भी अमेजन का ऐप है, आपके घर में भी उनके में मोबाइल में ऐप होगा, डेफिनेटली होगा ना, है ना। कहीं ना कहीं आप जिनका इंटर मतलब जिनका आप यहाँ पर नया पेन नंबर बनवाएंगे, मतलब आपके फैमिली मेंबर का किसी का होगा, तो अमेजन भी जानता होगा कहीं ना कहीं कि ये आपस में मिले मतलब आपस में सेम फैमिली में ही रहते हैं। क्यों? आपने कहीं ना कहीं एड्रेस अपडेट किया होगा अमेजन में, है ना। या आपके जो लोकेशन भी मांगते हैं, लोकेशन टर्न आपने चालू रहती है, तो उस लोकेशन से भी वो ट्रैक करते हैं, है ना। या आपने कभी भी उनके नाम से पार्सल मंगाया होगा, वहां से आपके पास आया होगा, है ना। या जीएसटी नंबर में वो एड्रेस मेंशन सेम होगा, भाई आपका कोई फैमिली मेंबर है तो जीएसटी नंबर तो सेम ही रहेगा, मतलब वो सॉरी जीएसटी में एड्रेस तो सेम ही रहेगा, नंबर ही तो बदलेगा, तो वो ट्रैक हो जाता है फिर। तो अगर आप सोचें कि हम किसी अदर के नाम से पैन कार्ड और ये उसका यूज करके करेंगे अगली बार, तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे। सो ऑलवेज एक जो भी सेल करें आप, तो उसमें जेन्युइन करिए, भले ही एक बार के लिए थोड़े कम सेल हो। प्रॉब्लम ये है इसमें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, ये है प्रॉब्लम। और एक बार पकड़ में आ गए तो आपका सारा पेमेंट वो लिक्विडेट करने की दम रखते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते उनका। अगर उन्होंने हमारा पेमेंट लिक्विडेट कर दिया, मतलब हटा दिया, हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया हम कंप्लेन करेंगे, तो अब उनको कोई नहीं रोक सकता, हम उन पे क्लेम भी नहीं कर सकते। अमेजन बहुत बड़ी चीज हो जाती है फिर इसमें। तो बेटर है कि ऑलवेज जो भी आप इंफॉर्मेशन दें वो करेक्ट दें। और देखो, मिस्टेक होने के चांस होते हैं, कभी 18% की जगह आपने 12 डाल दिए, मिस्टेक मानी जाएगी, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, वो भी समझते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू वो करेंगे तो वो समझ में आ जाता है कि आपने जानबूझ के किया है। सो ऑलवेज आप जो भी इंफॉर्मेशन दें वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दें, ये इधर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर? यस सर। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, एक अकाउंट मैनेजमेंट होता है, इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं होता है ना। ये इसमें नोटिफिकेशन, लॉगिन सेटिंग, यूजर परमिशन, जैसे हमको किसी को मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम अपने अकाउंट को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मैनेज करवाना चाहते हैं, तो अपन यूजर परमिशन दे सकते हैं। लॉगिन सेटिंग है, ये नोटिफिकेशन, इनका मैं बता देता हूँ, इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ये बाई डिफॉल्ट वैसे मिलेंगे, इनका कोई भी यूज नहीं रहेगा, है ना। जैसे ये नोटिफिकेशन है कि आपको नोटिफिकेशन किस पे आना चाहिए, टेक्निकल नोटिफिकेशन आपको इस मेल आईडी पे आना है, बिजनेस अपडेट पे आना है, रीजन बायर अब्यूज प्रिवेंशन एक्शन, ये जितने भी हैं इस तरीके से ये आपके पास इस पे आनी चाहिए, बस ये उसका दिया हुआ है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है। और अगर ये यूजर परमिशन में मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी को रजिस्टर करना के उनको एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उनका नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो उनके पास एक्सेस पहुंच जाएगा कि भैया ये कौन कौन से ये इनका अकाउंट मैनेज करना है। फिर अपन उनको परमिशन दे सकते हैं कि भैया ये हमारे कौन सी लिस्टिंग को, ऑर्डर को, क्या क्या ये हमारे मतलब जो हमारे जो मेन्यू है उनको ये एक्सेस कर सकते हैं, वो अपन दे सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, ये मेरा ये अकाउंट है, मैंने मैनेज परमिशन में गया, तो इसमें जैसे यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे, देखिए ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे
कि कूपन लगा सकते हैं, मतलब जो जिन अकाउंट को अपन ने दिया है एक्सेस, है ना, इनको मैं कूपन लगाने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, ये नन का है ना। अगर मैं चाहता हूँ केवल इनको दिखे, ये कुछ कर ना पाए, यहाँ पर एक्शन ना ले पाए, तो यहाँ पे मैं व्यू कर दूंगा ओनली। और व्यू एंड एडिट का मतलब मैं इसको ये कर रहा हूँ, भैया एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जिनको एक्सेस दिया है उनको पूरा एक्सेस का मैनेजमेंट यहाँ से कर सकता हूँ मैं। ये क्लियर हुआ यहाँ पर? ये क्लियर है सभी को? क्या वो कन्फ्यूजन है कोई? मेरी वॉइस आ रही है ना? हेलो? यस सर, आ रही है। अच्छा, ओके। अच्छा, आप बताइए अगर मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कनेक्शन ब्रेक हो गया हो बीच में, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ओके। देखिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं देखिए सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करके चल रहा हूँ वन बाय वन, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन फ्यूचर अगर आप किसी ऑप्शन पे आए, आपको ये ना लगे कि यार ये चीज नहीं है, आपको एक्यूरेट सारे ऑप्शन का यूज करना बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। देखो, जब आप इतना कर देंगे, इसका मतलब ये है आपने अपने बिजनेस को पूरी तरह से ऑनबोर्ड कर दिया है अमेजन पे। केवल इतना यहाँ तक रहता है कि आपने ऑनबोर्ड कर दिया है अमेजन पर। आप अमेजन पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, आपका अकाउंट आ चुका है, ठीक है। अब जब आपका अकाउंट आ जाएगा तो देखो आपको ये होम पेज ऐसा दिखेगा पूरा, ठीक है। इसका मैं बस छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ होम पेज में क्या क्या रहता है। ये सेल्स है कि आपकी जितनी सेल आएगी उसका ग्राफ आ जाएगा कि भैया कितनी कितनी सेल आई है, ठीक है। स्टोर का मतलब ये है कि आपका इंडिया, मतलब आपके कितने स्टोर हैं कंट्री वाइज। कैसे आपका इंडिया में तो एक आ रहा है, अगर मैं तो वहां पे यूएसए में अगर मेरा अकाउंट होता अमेजन का ही तो मेरे दो स्टोर हो रहे होते। देखो यहाँ पे दिखाइए, दिखा है ना यहाँ पे स्टोर वाइज इंडिया है। अगर मेरा दूसरा स्टोर होता तो यहाँ पे यूएसए भी दिखाई देता। तो मेरा एक है तो यहाँ पे स्टोर एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओपन ऑर्डर्स का मतलब मेरे पास कितने ऑर्डर आए हुए हैं। बायर मैसेज का मतलब कि कोई बायर ने मेरे को कांटेक्ट किया प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, तो ये बायर मैसेज का है। फीचर्ड ऑफर एक मोस्ट कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें ये आपका बहुत मतलब ये आपको बहुत मतलब इसके लिए मैं टॉपिक कर लेके आऊंगा, ठीक है। ये फीचर्ड ऑफर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्ड ऑफर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मतलब हाफ एन आवर से 1 घंटे का रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना समझ लीजिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये फीचर्ड ऑफर किसी ने नहीं सीखा या इस कॉन्सेप्ट में मतलब कोई सेलर फीचर्ड ऑफर में नहीं आ रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि उससे बेटर है कि वो अमेजन पे सेल ही ना करे। क्यों? क्योंकि जिसके पास फीचर्ड ऑफर नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिसके सपोज दैट मेरे पास 100 ऑर्डर्स पर डे आए हैं, है ना। अगर ये वाला ऑफर हट गया मेरे से फीचर्ड ऑफर, तो आप ये समझ लीजिए 100 में से अगर एक या दो ऑर्डर भी आ जाए ना 10 दिनों में, तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं अमेजन पे। मतलब एक दो ऑर्डर भी नहीं आते हैं अगर ये फीचर्ड ऑफर हट गया तो, ठीक है। तो इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, वो मैं कल बताऊंगा इसका कि फीचर्ड ऑफर एक्चुअल क्या होता है, ठीक है? अब इसमें अकाउंट हेल्थ है ना, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आया था, आप इस पे क्लिक करेंगे ना अकाउंट हेल्थ पे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अमेजन, अभी जो मेरा स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू हुआ था आपने सुना होगा, आपको मैंने बताया था कि अमेजन करोड़ों के कस्टमर हैं उसके पास इंडिया में भी। लेकिन अगर आपने परचेज किया है, वो एक कस्टमर को भी वैल्यू करता है। अगर आपकी एक कंप्लेन आई है ना, तो उस कंप्लेन पे भी वो वर्क करता है, उसके लिए भी वो सेलर को मेल करता है, मतलब एक कंप्लेन को वो बहुत सीरियस लेता है। उसका रीजन यही है, यहाँ पर ये देखिए समझिए। ये अकाउंट हेल्थ का डैशबोर्ड है कि जिसमें वो अमेजन क्या कहता है। देखो, अगर मेरे यहाँ से 100 प्रोडक्ट निकले हैं, 100 प्रोडक्ट डिस्पैच हुए हैं, है ना, तो उनमें डिफेक्ट रेट है ना, उसका टारगेट दिया है अमेजन मुझे 1%, अंडर 1% होना चाहिए। यानी कि आपने 100 प्रोडक्ट भेजे हैं रिसेंटली मंथ में, और एक में भी प्रोडक्ट डिफेक्ट आ गया, ऑर्डर डिफेक्ट, तो वो यहाँ पर नोटिफाई कर देगा और आपके मैट्रिक्स को खराब करेगा। वो आपको यहाँ पे वार्निंग कर देगा कि भैया आपका 100 में से एक ऑर्डर डिफेक्ट गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। क्लियर? ठीक है। तो ये देखिए उनका टारगेट भी कैसे दिए हुए हैं, भैया आप 100 में से एक भी कंसीडर नहीं कर रहे हो। मतलब मान के चलो आप 101 प्रोडक्ट भेज रहे हो, तब जाके आप एक कंसीडर करवा सकते हो कि भैया 101 में से मेरा एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है बस।
वरना आप 100 में से तो कंसीडर ही नहीं करवा सकते। मतलब आपने सोचिए, आपने 100 प्रोडक्ट भेजे, उसमें से एक प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया, बंदे ने कंप्लेंट की, तो यहाँ पे वो 1% दिखा देंगे। ठीक है, 1% का मतलब ये है कि उन्होंने टारगेट किया आपको अंडर 1% होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन आपका कितना आ रहा है? 1%। यानी कि वो कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बात आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट कीजिए, अदरवाइज हम आपका अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं। नॉर्मल मेल करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा मेल करेंगे, नॉर्मल मेल करेंगे वहां पे। आप सोचिए, एक प्रोडक्ट पे जब इतना आएगा, अगर 5 प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेगा अमेजन? फिर तो और ज्यादा प्रॉब्लम बन जाते हैं, है ना। नेगेटिव फीडबैक, ये क्लेम्स, ये चार्जबैक। नेगेटिव फीडबैक, अगर बायर का एक्सपीरियंस आपसे खराब होता है, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, और उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, है ना, तो वो यहाँ पे शो होगा। तो वो यहाँ पे भी आपको कहेंगे भैया ये नेगेटिव फीडबैक है, इसको आप थोड़ा सा इसको फिगर आउट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बायर से हैप्पी नहीं हुआ है। ठीक है। तो एक A to Z क्लेम है, ये क्लेम का रहता है कि क्लेम का आगे कॉन्सेप्ट आएगा, क्लेम का अलग रहता है। ये क्लेम नहीं आना चाहिए। ये चार्जबैक क्लेम होता है, ये हमारे पे डिपेंड नहीं होता है। चार्जबैक क्लेम ये क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए रहता है, इसका कोई सेलर से लेना देना नहीं होता है इसका। तो आप ये ऊपर के दोनों देख सकते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक और ये A to Z क्लेम, है ना, ये गारंटी क्लेम, ये नहीं आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जी जी बताइए। हमें ये पूछना है, जैसे जो कस्टमर होगा, ठीक है, उस कस्टमर की हमारे पास डिटेल्स तो रहेंगी ना, मतलब इन केस जैसे अगर कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो हम उसको रेजोल्यूशन दे पाएंगे किसी तरीके का, जिससे कि उसका फीडबैक चेंज हो पाए, ऐसा हाँ, कुछ। मैं बता दूंगा। हाँ, मैं बता दूंगा। उसमें एक्चुअल क्या होता है ना, कि अगर अमेजन कुरियर से जा रहा है ना, तो उसकी केवल हमारे पास मेल आईडी होती है। मतलब ये कोड की, ये मतलब ये कोडेड मेल आईडी देते हैं अमेजन की बनी हुई, तो हम बायर को मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। वो मैं आगे बताऊंगा, उसमें मेल कर सकते हैं केवल। और वो मेल है, वो पहले अमेजन के पास जाता है, अमेजन की तरफ से फिल्टर होके बायर के पास जाता है। मीन्स अगर आपने मेल में कोई मेल आईडी मेंशन की है या कोई अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो वो डायरेक्टली फिल्टर आउट कर देगा, आपके मेल को रोक देगा वो। ओके, मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर को मतलब सेलर से कनेक्ट नहीं होने देता, अमेजोन, राइट? हाँ, डायरेक्ट नहीं होने देता, डायरेक्ट नहीं होने देता। मैं बता दूंगा आगे। एक्चुअल क्या होता है कि वो कब कनेक्ट होने देता है, कि जैसे कि वो बायर के ऊपर है। अगर बायर अपना नंबर शेयर करता है आपको, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कीजिए, वो मेल करेगा आपको, है ना। या वो अमेजन कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा नंबर दीजिए, वो मेरे को कॉल करें, ठीक है। तो आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप उसको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फिर आपके ऊपर है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं देता है, वो ओके। बायर के ऊपर रहता है कि बायर अगर रेडी है तो डेफिनेटली देगा। लेकिन उसके भी काफी तरीके होते हैं कि कैसे करना है। कई लोग होते हैं ना कि बोल देते हैं कि आप हमको ये मतलब जैसे कोई गिफ्ट कार्ड भेज देते हैं उसके साथ, है ना, कि ये गिफ्ट कार्ड है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, तो हम आपको ये गिफ्ट कार्ड भेज देंगे, तो उसमें आपका ये कूपन रहेगा, ये रहेगा। तो उस तरीके से बायर के नंबर ले लेते हैं वो लोग। तो वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, अलाउ नहीं है ये चीज करना, ये गिफ्टिंग करना, ये इस तरीके से ऑर्डर के अलावा ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। लेकिन ये है कि काफी सेलर करते हैं इस चीज के लिए। मतलब आई मीन टू से कि अगर जैसे कोई बायर कर रहा है, अगर ऐसा होता है जैसे आपके पास कोई गिफ्ट का कोई ऑफर आया होगा किसी सेलर के पास से, तो आपने भी कभी किसी के बारे में कंप्लेन नहीं की होगी, क्यों? क्योंकि बायर को लगता है यार ये इतने फायदे की चीज दे रहे हैं ना, तो हम क्यों कंप्लेन करें किसी की। बिल्कुल। तो उस केस में ऐसा कोई करता नहीं है कंप्लेन। लेकिन हाँ, काफी लोग सेलर करते हैं इस तरीके से। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि अगर अमेजन पकड़ता भी इन चीजों को, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया आप हमारे गिफ्ट को ले रहे हैं। अपन ये कह सकते हैं ना कि सर ये हमने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने कुछ ऐसा पर्टिकुलर बायर को खुश करने के लिए हमने उस टाइम पे ऑफर चल रहा था, तो हमने उसके साथ ये पैकेज निकाला है, पैकेज के साथ हमने ये कुछ उसका गिफ्ट निकाला था, बस नॉर्मल। हम ये नहीं कहते हैं कि आप रिव्यू देने के लिए, आप सेटिस्फेक्शन के लिए ये वो करें। मतलब ऐसे वो फिर आइडेंटिफाई अमेजन ये कहेगा भी माना कि आपने ये गिफ्ट क्यों निकाला, तो अपन कह सकते हैं सेलर भी कि इस टाइम पे ऑफर चल रहा था और बायर के हैप्पीनेस के लिए निकाल दिया। अब अमेजन का भी फायदा है ना, कि अमेजन से किसी ने ऑर्डर किया, आपने जैसे अमेजन से ऑर्डर किया, आपको कुछ गिफ्ट मिला, तो आपको आज पता चला है, जैसे कि जैसे अभी अपनी क्लास चली तो आपको पता है सेलर ने निकाला है। लेकिन इससे पहले आप सोचिए कि अगर आपके पास ऐसे कोई गिफ्ट निकलेगा आपके पैकेज में, तो आप क्या कहेंगे? अरे मैंने अमेजन से मंगवाया और अमेजन वालों ने मेरे को ये भेजा, आप यही कहेंगे ना। तो नाम तो अमेजन का ही अच्छा होगा इस केस में। तो अमेजन भी राइट। हाँ, अमेजोन का तो ही है, अमेजन, अगर अमेजोन से तो ब्रांड नेम तो उसी का ही है, राइट?
हाँ हाँ हाँ, तो बस वही है कि अमेजन का भी नाम अच्छा होता है, लेकिन हम उनका इस तरीके से यूज नहीं कर सकते किसी भी हाल में कि मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको ये गिफ्ट दिया है या मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, आप अपना नेगेटिव फीडबैक हटा लीजिए, आप हमको पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। ऐसा मैं कोई ऑफर नहीं कर सकता किसी भी हाल में। जी। अगर ये मैंने ऑफर किया है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में आएगा, अगर अगर अमेजन को पता चल गई तो उस पर एक्शन होना ही है फिर तो। ओके, जैसे किसी का कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, राइट, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो उस केस में तो हाँ उसका चेंज होना चाहिए पर्सन का, जो भी उसने पहले फीडबैक डाला होगा। हाँ, मतलब रिप्लेस होना चाहिए, तो वो अमेजन उसको हैंडल करता है उस केस को। कि अगर जैसे बाय ने कहा कि भैया, जैसे अभी आप देखना कि जो अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में रिप्लेसमेंट वारंटी आ गई है कि आप डायरेक्टली रिफंड नहीं ले सकते, रिप्लेसमेंट लेंगे आप। ओके, तो हम जैसे रेटिंग है जो हमारी उसको कैसे आप करेंगे इस केस में, अगर बायर ने पहले ही फीडबैक वो डाल दिया, उसको डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिला या कोई भी इशू रहा, उस पे उसने नेगेटिव फीडबैक पहले ही डाल दिया, बट हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, नाउ कस्टमर सेटिस्फाइड, तो उस केस में कुछ होता है, मतलब अपना रिव्यू अच्छा करने के लिए? हाँ, आप बायर मेल कर सकते हैं उसको, बायर मेल कर सकते हैं कि सर आप हमसे जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ था उसके लिए सॉरी, और अभी हमने आपको जो ये फिर से रिप्लेसमेंट दिया है, आप उससे हैप्पी हैं, तो आप हमको यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए, आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मैं आगे करता हूँ। मैंने ये बताया कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मैंने बता दिया कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारे कुछ ऐसी रेटिंग होती है कि जिनको डाउन नहीं होना है, जैसे सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। मैं नॉर्मल बता देता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। आप किसी अदर ब्रांड का प्रोडक्ट अपने लिस्टिंग में ऐड करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने लिनोवो का लैपटॉप या डेल का लैपटॉप अपने यहाँ अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लिया, ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपके पास अगर ऑथराइजेशन नहीं है डेल का, ठीक है, तो अगर कंप्लेन ऊपर होती है तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जाएगा। मीन्स कि आप विदाउट ब्रांड ऑनर आप किसी दूसरे ब्रांड को सेल कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। आप या तो ऑथराइज्ड होने चाहिए, अगर ऑथराइज नहीं है तो आप किसी भी हाल में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी काउंटिंग बताते हैं कि आपने किस किस में किया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है, अगर ये ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अमेजन अकाउंट इस पे डेफिनेटली सस्पेंड करेगा। देखो, ये वाली जो डिफेक्टिव रेट और ये होती है ना, इस पे अमेजन कुछ बार में मान जाता है, वो इतना ज्यादा वो नहीं करता है, उसके लिए ये रहता है कि आप प्रोडक्ट में सुधार कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से वो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चांस देता है कई बार। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पे ये वाले वॉल्यूशन होंगे कि आप किसी अदर ब्रांड को कॉपी कर रहे हैं, है ना, जैसे ये फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यू के जैसे वो होता है ना, आपने कल पूछा था कि एक अगर फूड प्रोडक्ट सेल करना है तो हम फसाई लाइसेंस बनाते हैं, FSSAI ना। फूड प्रोडक्ट में अगर किसी को रिएक्शन हो गया या कोई भी आपने गलत जानकारी दी तो वो इस इश्यू में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने कोई रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी ये प्रोडक्ट बेच दिया है ना, तो वो भी यहाँ पर आपको काउंट होगा। तो ये वाले जो होते हैं ना, इन पे अमेजन कम कंसीडर करता है। इनमें अगर हो रहा है, एक दो बार वार्न करेगा और इसके बाद सीधा अकाउंट सस्पेंड करेगा, फिर इसके बाद वापस नहीं करेगा वो अकाउंट को, परमानेंट सस्पेंड करेगा उस अकाउंट को। तो ऑलवेज जितने भी हैं ब्रांड है ना, उन ब्रांड के या तो आपके पास ऑथराइजेशन हो, परमिशन हो। अगर परमिशन नहीं है तो आप जेनरिक में, मतलब विदाउट ब्रांड, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप जेनरिक में आप प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, है ना, तो आप जेनरिक में कीजिए। लेकिन ब्रांड को कॉपी करेंगे, कहीं ना कहीं ये लग गया ना, तो ये वायलेशन बहुत प्रॉब्लम करता है, इसको हटाना मुश्किल होता है, और अगर ये बार बार लगेगा तो अकाउंट सस्पेंशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पूरी मैट्रिक्स बना के रखिए। ये वाली मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए, ये वाली लेट डिस्पैच रेट। लेट डिस्पैच रेट का मतलब ये है कि आपके पास आज ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा है कि अमेजन जैसे क्या करता है आपके, ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो बस मैं आपको बस यहाँ पे अकाउंट हेल्थ का बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास आज ऑर्डर आया, आपके बोलेगा अमेजन आपको 2 दिन बाद, आपको मतलब विद इन 2 डेज, मतलब 8 मार्च तक आपको प्रोडक्ट को शिप करना है, डिस्पैच करना है ना। अब अगर आपने क्या किया कि परसों तक शिप नहीं किया वाला प्रोडक्ट, मतलब बायर को नहीं भेजा, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो आपकी मैट्रिक्स को खराब कर देंगे। यानी कि इसका टारगेट कितना दिया उन्होंने, अंडर 2%, यानी कि
100 में से एक प्रोडक्ट में आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमेजन कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन आपने मतलब दो प्रोडक्ट में ऐसा किया कि आपने लेट भेजा वहां से अपने यहाँ से, तो वहां पे आपकी मैट्रिक्स को खराब करेगा। ये मैट्रिक्स खराब करने का इन द सेंस कि वो आपको वार्न करना स्टार्ट कर देगा कि आप ये सुधारो, नहीं तो हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, ये होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेट। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेट क्या होता है, जैसे आप समझे कि आपके पास ऑर्डर आया, ठीक है, आपने ऑर्डर आने से पहले भेजा ही नहीं, कैंसिल ही कर दिया। जैसे आपने कोई मतलब जैसे आपने कोई फ्लावर पॉट बनाया हुआ है, ठीक है, आपने उसको लिस्ट किया हुआ है, किसी ने ऑर्डर किया फ्लावर पॉट को, आपने सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सॉरी वो वॉइस नहीं आ रही थी, शायद थोड़ा सा कनेक्शन इंटरप्ट हुआ था अभी। मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। मैं यहाँ था शायद वैलिड ट्रैकिंग डेट पर था। तो वैलिड ट्रैकिंग डेट उनके लिए रहता है कि जैसे कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने किसी कोरियर से भेजते हैं, ठीक है, तो अपने कोरियर से भेजेंगे तो हमको उसकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी, ये अपन आगे सीखेंगे। तो उसमें क्या रहता है, हमारी अगर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने डीटीडीसी से भेजा है या मैंने इंडियन पोस्ट से भेजा है, तो उसका ट्रैकिंग नंबर डालना पड़ेगा। अब उसमें अमेजन आइडेंटिफाई करता है, करने लगा है कि ये ट्रैकिंग नंबर ठीक है नहीं, आपने गलत तो नहीं डाल दिया। पहले क्या करते थे लोग, गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते थे। अब क्या अमेजन इस चीज को ट्रैक करता है, अगर उनके ट्रैकिंग रेट में वो गलत आता है कि भैया आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे वो आपकी मैट्रिक्स खराब कर देगा। इसका मतलब ये ओवर 90%, 95% का मतलब है कि आपने 100 प्रोडक्ट भेजे हैं तो अप्रोक्स 96 प्रोडक्ट की वैलिड ट्रैकिंग रेट होनी चाहिए। 4% का इसलिए उन्होंने एजम्पशन दिया हुआ है क्योंकि उनको भी पता है, कई बार ऐसा होता है आपने डीटीडीसी से भेजा, डीटीडीसी वाले कोरियर ने बाद में कहा कि भैया यहाँ पे तो ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, आप ब्लू डर्ट से भेज दीजिए, तो आपको बदलने पड़ते हैं वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर। तो जब आप बदलेंगे तो आप अमेजन को भी बताएंगे कि भैया ये ट्रैकिंग नंबर बदल दिया है हमने, तो उस जगह पे यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे भी आपको मेंटेन बना के, मतलब मेंटेन करके चलना है। तो देखो ओवरऑल आपने ये देखा कि अमेजन कितना स्ट्रिक्ट है इन चीजों में। अब देखिए इस चीज में कितना स्ट्रिक्ट है अमेजन अपने लिए, कि वो हमारे पास जो हमारे से ऑर्डर जा रहा है उसका 1% तक दे रहा है, मतलब 1% नहीं दे रहा है गुंजाइश। मतलब जैसे कई जगह पे बोलते हैं ना कि भैया 1% तो गुंजाइश रखो, 10% का डिफेक्ट निकलता है, हम बोलते हैं ना कि 10% डिफेक्टिव हो जाते हैं प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कोई भी, यहाँ पे तो अमेजन 1% भी नहीं देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है देखो कि 1% अगर हो गया तो अमेजन टर्मिनेट कर देगा अकाउंट, ऐसा नहीं है। ये आप मान सकते हैं उनकी फिलॉसफी है कि भैया आप पे थोड़ा सा इस चीज का प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि भैया एक प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है तो आप उस चीज को कैसे कंट्रोल करें, है ना, धीरे धीरे क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं, वो आपका ये ट्रैक करेगा स्टार्टिंग में। और जब आप एक जेन्युइन सेलर हो जाएंगे फिर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके लिए ये चीज। मतलब एक क्या, जब आपके अच्छे सेलर ऑर्डर्स आएंगे जाएंगे ना, तो वो आपको वार्न करता रहेगा कि अब थोड़ा सा ये आपका 3% हो गया, आप इसको डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, इस तरीके से करता रहेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा जाता है इसमें। लेकिन स्टार्टिंग में तो दिक्कत करते हैं वो लोग कि उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं बार बार ये प्रोडक्ट डिफेक्ट निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अमेजन की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, आप अमेजन का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं कि एज ए बायर कितना अच्छा होता है काफी लोगों का, वो इसी वजह से होता है। एक चीज और है कि अमेजन इन चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट रूल अपनाता है। मतलब अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कोई भी, तो उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उसका बहुत अच्छा सेलर है, करोड़ों अरबों का सेलर है, उनकी वो अर्निंग है, मतलब अमेजन उससे करोड़ों रुपए अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेजन उस चीज को सपोर्ट करेगा। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना, तो उस केस में वहां पे वो सपोर्ट नहीं करते हैं अमेजन वाले भी।
उनको इतना नहीं है, उनके लिए कस्टमर बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप ये मान के चल सकते हैं 70-30% का रेशियो, कि 70% वो बायर को फेवर करते हैं, 30% सेलर को। तो बायर फेवर ज्यादा है, मतलब बायर कहते हैं बायर को ज्यादा फेवर करते हैं अमेजन वाले। और सो यही है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक बार उसकी क्वालिटी नॉर्मल पर चेक करके उसको लिस्ट कीजिए, है ना। और बाकी फिर ये धीरे धीरे आपको आगे आता रहेगा कि इसमें ऐसा क्यों होता है, क्या है ये सब, ये सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे मैं आगे करता रहूंगा इसमें। अपन आगे आते हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ तक क्लियर सभी को? जी। कस्टमर फीडबैक है, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट निकला है तो कितने कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया उसका है। हेलो टोटल बैलेंस का मतलब। हेलो। हेलो हेलो। जी जी। हाउ आर यू? योर नेम इज राजन। यस, आप किस बैच से बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा बैच है आपका? मेरा 5:30। 5:30 नहीं, किस बैच से हैं? मैं इंडिया। अच्छा, इंडिया से हैं। ठीक है, मैं ये मिस्टर राजन, मैं आपको एक मिनट। सॉरी यार, वो न्यू पार्टिसिपेंट होंगे। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर है ना, ये कस्टमर फीडबैक। ये टोटल बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ये हमारे पास जैसे हमारा प्रोडक्ट गया है तो अमेजन कितना पेमेंट हमारा करेगा। मैंने बताया था ना, 10 से 15 दिन की पेमेंट साइकिल होती है कि हमारा प्रोडक्ट जब जाएगा, डिलीवर्ड होगा, उसके 10 से 15 दिन में हमको पेमेंट इनिशिएट किया जाएगा। तो ये वो वाला पेमेंट है कि जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है वो हम बताते हैं। ठीक है, ग्लोबल प्रमोशन से होता है कि आउट ऑफ इंडिया में आपका क्या प्रोडक्ट है, कितना मतलब क्या सेल्स ब्रेक, मतलब इंडिया में कितनी सेल हो रही है, उस जगह पे कितने हो रहे हैं, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे आता है जो अपन ग्लोबली करते हैं तब। ठीक है, ये एड सेल्स का मतलब ये है कि आपने कोई एडवर्टाइज चलाया हुआ है तो उस पे कितने, उस कैंपेन पे कितने आपके पास एडवर्टाइज से आपको अर्निंग हो रही है, कितने एड्स में मतलब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सब। ठीक है, एड इम्प्रेशन, आप समझ सकते हैं, इम्प्रेशन का मतलब ये है कि आपका एड को कितने पीपल्स ने देखा है, मतलब विजिबल हुआ है आपका एड, तो ये एड इम्प्रेशन का है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर ये देखा जाए तो रिकमेंडेशन है, इसका कोई यूज नहीं है कि इसमें मतलब लिस्ट को अपन को रिकमेंड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप ग्लोबली लिस्ट कीजिए, मतलब आप यूएसए यूके में भी कीजिए। न्यू सेलर सेंटर है तो आप मतलब अगर नए सेलर हैं तो उनके पे विजिट कीजिए गेट स्टार्टेड पे, तो आप देखिए कि कैसे प्रोडक्ट को अच्छे से व्यूज दिलाए जा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट का एसईओ किया जा सकता है। ठीक है, इनेबल ये प्राइम बैच को उसका करने के लिए कि आप अमेजन पे अपने प्राइम बैच लगा सकते हैं, और आपको ट्रेनिंग करना है तो ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सब आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मिलेगा। ये रिकमेंडेशन का ये वाला जो बॉक्स है ना, ये पूरा रिकमेंडेशन का है, केवल ये आपके ऊपर है कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं, सर्विसेज का। ठीक है, तो ये अपना अपना ये होम पेज होता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, बिल्कुल। अब अपन आते हैं थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ तक बात आ गई है तो अपन देखेंगे यहाँ पे अमेजन सेलर सेंटर लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अपने, देखिए अब ये हमारा क्या हुआ है, अकाउंट सेटअप हुआ है ना, ये पूरा सेटअप हो गया। अब वो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है मार्केट में, है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले वहाँ का वो जो ये दुकान का कोई लाइसेंस है, शॉप लाइसेंस, या जैसे वहाँ पे अलग अलग स्टेट में चलते हैं शॉप लाइसेंस, तो अगर वो है या आपके पास जीएसटीएन सर्टिफिकेट है तो आप पहले वो लेंगे। उसके बाद आप किसी किराए की जगह पर, या आपका खुद का बिजनेस है माना, मतलब आपकी जगह है, तो वहाँ पे आप सब एस्टेब्लिश करेंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे वहाँ पर, मतलब टेबल लगाएंगे वहाँ पर, है ना, काउंटर बनाएंगे, प्रोडक्ट रखने के लिए स्पेस और ये सब।
तो आप ये समझ सकते हैं, ये वाला स्टेप हो गया है कि आपने एक जमीन ले ली, मतलब किसी जगह शॉप ले ली और वहां पर अपना प्रोडक्ट को सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी हमने अपना, बस क्या हुआ है कि केवल अपने हमने अपना जगह ली है और उस जगह पे अब हमको प्रोडक्ट तो रखने पड़ेंगे दुकान में, तो शॉप है हमारी, तो अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है। जैसे हम प्रोडक्ट वहां पे रखते हैं, ऐसे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को रखने को अपन कहते हैं कि प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो हियर वी स्टार्ट लिस्टिंग। ये यहाँ से देखिए, ये अपन लेफ्ट में आएंगे ना, है ना। तो ये लेफ्ट में 3 लाइन्स है, ठीक है। ये 3 लाइन्स, ठीक है। इन 3 लाइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी मेन्यू खुल जाएगी, ठीक है। ये पूरी मेन्यू, ठीक है। इसको अपन 1 बाय 1 क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लिस्टिंग की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन आता है कैटलॉग का। ये आ गया कैटलॉग, ठीक है। इसमें काफी ऑप्शन है कि, ये मैं बता देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट का मतलब आप प्रोडक्ट को इसमें अपलोड कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट अपलोड का मतलब ये है कि अपन जैसे 1 बाय 1 मैनुअली कर रहे हैं तो काफी टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्सेल सीट है और एक्सेल सीट के जरिए हम सीधे एक बार में बल्क अपलोड कर दें, है ना। तो हम उसके जरिए भी अपलोड करके भी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मतलब बल्क लिस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है मैक्सिमम। कंप्लीट और ड्राफ्ट मतलब जो हमारे पहले हमने बना के रखे हुए हैं, मतलब ड्राफ्ट में सेव करके रखे हैं, उन प्रोडक्ट को अपन एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन का इसका कोई मतलब नहीं है। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में क्या रहता है कि जैसे कि मतलब हमने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ऐसे कोई प्रोडक्ट है ना, जिसको अपन ने सेल करने के लिए वहां पे रिक्वेस्ट किया हुआ है ना। तो वो अपने व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में आएगा। जैसे कि सपोज दैट आपने कोई नया ब्रांड एनरोल किया, XYZ, ठीक है। अमेजन को नहीं पता है कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है ना। हमको बताना पड़ेगा उनको कि हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है, ठीक है। जब अपन ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे तो वहां पे एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसी को अपन कहते हैं व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, कि हमने कौन कौन सी अमेजन को एप्लीकेशन दी हैं। तो देखिए, मैंने अपने ब्रांड से दी हुई है ऑलरेडी, कैटलॉग ऑथराइजेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का है, इसका कोई ऐसे खास यूज नहीं है। आप अगर जेट में डील कर रहे हैं विदाउट बन कर रहे हैं तो उसकी नीड नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। जिस लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपने लिस्टिंग की हुई है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसमें प्रॉब्लम है। ये उसको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अपलोड इमेज का मतलब प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए। अपलोड एंड मैनेज वीडियो, इमेज और वीडियो दोनों डाल सकते हैं इसमें। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं कि क्या है, कि जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे रेफ्रिजरेटर है या कई ऐसे प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक, तो जिनका यूजर मैनुअल होता है ना, तो कई बार यूजर मैनुअल नहीं मिलता था कई कस्टमर्स को, है ना। तो वो बार बार ये कंप्लेन करते थे कि यूजर मैनुअल नहीं मिल रहा। तो अब क्या हुआ है कि काफी, आप देखिए जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, वो अपना जो यूजर मैनुअल है ना, अमेजन पे डाल के रखते हैं मैक्सिमम। तो अगर हमको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यूजर मैनुअल टाइप, तो हम अपनी लिस्टिंग में अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वो मैं आगे बता दूंगा इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक, ये कैटलॉग का, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक सिनारियो बताने जा रहा हूँ इसमें कि ये कैसे अपन यहाँ पर क्या क्या होता है टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ अमेजन, ठीक है। जैसे सपोज दैट, एक मिनट, ये हैंग हो रहा है। जैसे मैं कोई सी भी कोई भी वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन में सर्च कर रहा हूँ। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पे इसका ये मैसेज ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि देखिए क्या होता है कि अगर देखा जाए तो, अगर अपन अमेजन की भाषा में बात करें तो कौन सी चीज क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो अमेजन, इन टर्म्स ऑफ अमेजन अगर कहा जाए, तो देखो जो प्रोडक्ट के साथ में सबसे ऊपर लिखा होता है ना, ये वाले लेटर में, एक तरीके से बोल्ड लेटर में जो लिखा होता है सबसे ऊपर, उसको अपन अमेजन की भाषा में कहते हैं टाइटल, TITL, ठीक है। इसको अपन कहेंगे क्या, टाइटल, ठीक है। इसके नीचे
यहाँ पर ये स्टार रेटिंग होती है, इसको कहते हैं अपन क्या, रिव्यू। रिव्यू रेटिंग, या अपन इसको कह सकते हैं स्टार रेटिंग प्रोडक्ट की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये रेटिंग है। ठीक है, इसके नीचे ये एमआरपी प्राइस ये डला होता है, एमआरपी डला हुआ है, बिजनेस प्राइस ये डला हुआ है ना, ये प्राइसिंग डली हुई है। ठीक है, ये होता है वेरिएशन, कि इससे अपन वेरिएशन करते हैं। मतलब वेरिएशन का मतलब मैं आगे बता दूंगा जब अपन लिस्टिंग करेंगे, कि एक ही जब प्रोडक्ट खोला हुआ है तो आप देखिए इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब 7 kg के साथ अपन को 6.5 kg भी दिख रहा है ना, और ये 2G, ये 7 kg, नए वाले जितने भी दिख रहे हैं एक ही लिस्ट में दिख रहे हैं, तो अपन इसको कहते हैं वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कमीशन। ये आगे आ जाएगा ये भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है, और ये होता है बुलेट पॉइंट्स। थोड़ा सा इसको याद रखना आप, इसको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। जो अबाउट दिस आइटम लिखा होता है ना, उसके नीचे पॉइंट वाइज लिखे होते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको अपन कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स, BULLET बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, ओके। अब अपन इसके नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा इमेज के साथ, है ना। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, और ये डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये एक A+ लिस्टिंग में आता है। इसको कहते हैं अपन A+ लिस्टिंग, जो अपन आगे सीखेंगे ना, तब वो मैं इसको बता दूंगा कि ये देखिए यहाँ पे आता है A+ लिस्टिंग का। जब अपन एडवर्टाइजिंग में आए ना, एडवर्टाइजिंग में, तो आप देखिए यहाँ पे A+ कंटेंट मैनेजर आ रहा है। A+ कंटेंट मैनेजर क्या होता है कि लिस्टिंग को थोड़ा एनहेंस करता है। लिस्टिंग की जो क्वालिटी है ना, मतलब उसमें अपन ज्यादा डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये A+ लिस्टिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि ये एक्चुअल क्या होता है। कि देखिए यहाँ पर ये इमेजेस डाली होती हैं यहाँ पर, है ना। मैक्सिमम हम 7 इमेजेस डाल सकते हैं इंक्लूडिंग वीडियो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 इमेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं आपको इसके कुछ गाइडलाइंस के PDF दे दूंगा जिसमें ये मेंशन रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो फर्स्ट इमेज होगी ना अमेजोन पर, वो लाइट या प्रॉपर वाइट